तो अभी तक हमने फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करें ये सीखा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, मशीना रेट। हमने 6-7 मेथड देखे थे। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस के एक्सपेंसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम कैसे एब्जॉर्ब करें, कैसे वसूल करें अपने कस्टमर से। अंदाजे से तो लेना ही पड़ेगा। तो जो अंदाजा हम लगाएंगे वो कैसे हो, सूटेबल बेसिस हो। जैसे ओवरहेड है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशो में वसूल करें, रिकवर करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वैसे बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं होगा टोटल कॉस्ट का। तो ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड ना लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो हम ब्लैंकेट ओवरहेड रेट लगा सकते हैं एंटायर फैक्ट्री के लिए, पूरी फैक्ट्री में एक साथ हम लगा दें। फिर वो जो रेट आएगा वो हर डिपार्टमेंट में लगाए, बजाय कि हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट कैलकुलेट करें। रेट हम लगाने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं। फैक्ट्री के कॉस्ट पर बेस ले सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड पर, सेल पर यूनिट बेसिस पर, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड पर अलग अलग हम रेट लगा सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट पर लें तो बेस से तो डिवाइड करना ही है, क्योंकि ये बेस रुपीज़ में, जैसा हमने फैक्ट्री ओवरहेड में बात करी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी रुपीज़ में है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आप फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट, और ऑफिस ओवरहेड भी निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट रेट मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं 75,000, डायरेक्ट लेबर 72,000, प्राइम कॉस्ट 1,47,000, फैक्ट्री ओवरहेड 90,000, फैक्ट्री कॉस्ट 2,37,000 और ऑफिस ओवरहेड 59,250। अब जब रेट निकालने की बात आएगी तो फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड है 90,000, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड 90,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 72,000, तो ये 125% आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट लेना है इंटू 100। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 90,000, 59,250 डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट 2,37,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से हमारे रेट आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर भी बेस ले सकते हैं, सेल बेस लिया जा सकता है, आउटपुट लिया जा सकता है। फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आउटपुट रुपीज़ में नहीं होता है। कन्वर्जन कॉस्ट पर लिया जा सकता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल मत लीजिए, बाकी सब ले लीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट होती है, इस पर भी हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पर बता रखा है मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वर्क ओवरहेड लेबर आवर रेट के हिसाब से लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट के ऊपर बेस लेंगे। एक जॉब है, उस जॉब की प्राइम कॉस्ट दी होगी और उसके लिए हमें कंप्लीट करके एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना होगा। रिक्वायरमेंट में ए पार्ट में कैलकुलेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो करते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल 9,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, 30,000 प्राइम कॉस्ट आ गया, वर्क ओवरहेड 5,000, वर्क कॉस्ट 35,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,500, कॉस्ट ऑफ ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी 38,500। अब अगर हमें रेट लेना है तो वर्क ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर रेट, लेबर आवर रेट, तो लेबर आवर्स कितने हैं, तो हमें बता रखा है 10 रुपये घंटे के हिसाब से 20,000 रुपये का एक्सपेंस है। इसका मतलब हमारे पास 2,000 घंटे हो गए। तो वर्क ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो वर्क ओवरहेड है 5,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स है 2,000, तो 2 रुपये 50 पैसे 2.5 पर लेबर आवर हमारी आ गई वर्क कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए हमें मेथड बोल रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 3,500, वर्क कॉस्ट है 35,000 इंटू 100 मीन्स 10%। तो दोनों रेट आ गए हमारे पास, एक रेट आ गया 2.5 पर आवर और एक आ गया 10%। अब ए पार्ट का आंसर आ गया ये। बी पार्ट में पूछा है क्या प्राइस होगा जॉब नंबर 101। जॉब कॉस्टिंग भी हमने सीख ली, जॉब नंबर 101। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है 2250, डायरेक्ट वेजेस है 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 250, 5 to 7 7,500 प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हमें यहाँ पर वर्क ओवरहेड लेने, उसके लिए 500 आवर्स की ज़रूरत है और हमने रेट निकाला है 2.5 रुपीज़ पर आवर, तो 1250 रुपीज़ वर्क ओवरहेड रिकवर हो जाएंगे। वर्क कॉस्ट 8750 आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% है वर्क कॉस्ट का, तो इसका 10% ले लेते हैं, 875 हो जाएगा। तो 9625 हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। प्रॉफिट है 1/6 ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 1/6 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट का 1/5 प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसा भी कर सकते हैं हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट इज 9625, प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स विच इज एक्स, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। 1/6 दिया ना, तो 1/6, ये 1/6 इधर चला जाएगा तो 5/6, x इक्वल टू 9625, x इक्वल टू 9625 इंटू 6/5, तो 9625 इंटू 6/5 11,550 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और इस पर 1/6 1925, इसका रिलेशन 1/6 है और इसका रिलेशन 1/5 है। इस रिलेशनशिप को देखने के लिए आप डिटेल में, मैं अपने यूट्यूब पर डिटेल में इस पर एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आप लोग बड़े आराम से जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो
तो लोडिंग ये सब आप उस पर आराम से देख सकते हैं। तो जॉब की कॉस्टिंग 11,550 रुपीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 की। यहाँ पर बताया एक फैक्ट्री है जहाँ पर फैक्ट्री के एक्सपेंस को वेजेस पर और ऑफिस के एक्सपेंस को वर्क कॉस्ट पर लिया जाता है। एक फर्स्ट ऑर्डर है, एक सेकंड ऑर्डर है, दो ऑर्डर आए हैं। मटेरियल, वेजेस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। इनके परसेंटेज हमें पता लगाने हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है 12,500 और 18,000। डायरेक्ट वेजेस है 10,000 और 14,000। प्राइम कॉस्ट आ गया 22,500 और 18 प्लस 14 32। अब हमें आगे लेना है वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो नहीं बताया। तो हम एज्यूम करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड है X% ऑफ वेजेस। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारी 10,000 की वेजेस है, इसका X% ले लेंगे तो 100X आ जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया 100% है, तो 100% का मतलब हो गया 10,000 का X% एज्यूम करा हमने। और सेकंड में 14,000 इंटू X% 140X हो जाएगा। तो 100X और 140X हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी हमारी 22,500 प्लस 100X 32,000 प्लस 140X। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड लेना है वर्क कॉस्ट पे परसेंटेज। तो एज्यूम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड Y% है वर्क कॉस्ट का। तो फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगा 22,500 प्लस 100X इंटू Y%। तो ये हो जाएगा 225Y प्लस XY, क्योंकि Y की मल्टीप्लाई 100X में होगी तो 100 से 100 Y/100 की, तो 100 से 100 चला जाएगा, XY बचेगा। यहाँ पर सेकंड में 32,000 प्लस 140X का Y% लेना है, तो 320Y प्लस 1.4XY। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 225Y प्लस XY, ये 1.4XY 320 प्लस 1.4XY। और ये हमें जो कॉस्ट आएगी वो हम कॉस्ट अलग से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें फर्स्ट ऑर्डर का सेल्स दिया है 44,850 और सेकंड का 61,880। इसमें से प्रॉफिट हटा देते हैं। प्रॉफिट है 15% ऑन कॉस्ट
15% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 115 हो जाएगा और प्रॉफिट 15 हो जाएगा, वही हमें चाहिए। तो 44,850 इंटू 15/115, तो 5850 प्रॉफिट है और कॉस्ट आ जाएगी 39,000। इसको मतलब ये 39,000 है और इसमें प्रॉफिट है 12%, तो 12/112 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा सेकंड में। तो 61,880 इंटू 12/112, 6630, 55,250। अगर हम 15/150 की जगह 100/115 कर देते सीधा कॉस्ट आ जाती, या 100/112 कर देते तो सीधा जाती। यहाँ 15/150 किसका करा है 44,850 का, यहाँ 12/112 किसका करा है 61,880 का। इसकी जगह हम लोग कर सकते थे वही जो हमेशा करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट नहीं दिया एक्स, प्रॉफिट दिया है 15% ऑफ एक्स और सेलिंग प्राइस है 44,850। तो ये हो गया 115/100 एक्स इक्वल टू 44,850, एक्स इक्वल टू 44,850 इंटू 100/115, 39,000। ऐसा भी कर सकते थे आप। चलिए यहाँ पर 39,000 और यहाँ 55,250। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है और ये सब मिलाकर है 39,000। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, ये 22,500 इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल टू 16,500। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 32,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 140x प्लस 320y है, 320y प्लस 1.4xy इक्वल टू 55,250 माइनस 32,000, 23,250। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करा जाए तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी ये है कि ये x और ये xy अगर हम कॉमन कर दें, ये कट हो जाएंगे तो y का आंसर आ जाएगा। तो इसको 1.4 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 से तो दोनों सेम हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो 140x ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया 1.4 से, तो 140x प्लस 225 इंटू 1.4, 315y प्लस 1.4 xy इक्वल टू 16,500 इंटू 1.4, 23,100। ये इक्वेशन नंबर 3। इसे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है सेकंड को, क्योंकि वही रहेगा। अब हम अगर इसे सॉल्व करें,
साइन चेंज कर देते हैं, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 5y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 30%। y मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, मान लिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये है 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल टू 16500। 100x प्लस 225 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने जब y परसेंट माना था तो y अपॉन 100 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 225 इंटू 30 6750 प्लस 30x इक्वल टू 16500, तो ये हो जाएगा 130x इक्वल टू 9750 और x इक्वल टू 75। इट मीन्स हमारा x था फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस 75% है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट 30% है। यही दोनों बात हमें कैलकुलेट करनी थी। अगर हमें इसमें बोला जाए कि अब एक्चुअल आप बताइए पूरा टोटल, तो वैल्यू पुट करके हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी थोड़ा इसी टाइप का है। फैक्ट्री ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस पर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम फैक्ट्री कॉस्ट पर लेते हैं। पिछली बार की तरह ही यहाँ दो जॉब हैं और वैसे ही परसेंटेज दिया हुआ है। एक तो हमें कंप्यूटेशन करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे पिछले में नहीं करा, और इसी रेट को लेकर एक जॉब नंबर 3 को भी कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या एज्यूम कर लेते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड x% है ऑन वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है y% ऑन वर्क कॉस्ट। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल 54,000 37,500, डायरेक्ट वेजेस 42,000 30,000। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्राइम कॉस्ट 96,000 67,500, फिर वर्क ओवरहेड आ जाएंगे x% ऑफ वेजेस, तो 420x और यहाँ पर 300x। वर्क कॉस्ट आ जाएगी 96,000 प्लस 420x 67,500 प्लस 300x। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का y%, तो वर्क कॉस्ट का y% 960y प्लस 4.2xy 675y प्लस 3xy। अब जो टोटल आएगा वो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट, और हम यहाँ से कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट
ये 110 है तो 100/110 करने से कॉस्ट आ जाएगी, तो 1,66,650 इंटू 100/110, तो 1,51,500। और यहाँ पर 100/120 करना पड़ेगा, 1,28,250 इंटू 100/120, तो 1,06,875। तो ये दोनों की कॉस्ट आ गई। इस कॉस्ट को हम लोग इक्विवेलेंट रख देंगे, इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy इक्वल टू 1,51,500। ये 96,000 को मैं अगर यहाँ से लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा 151,500 माइनस 96,000, 55,500। सेकेंड इक्वेशन है 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy इक्वल टू 1,06,875। अब इसको अगर मैं लेस कर दूं 67,500 को यहाँ से, तो ये हो जाएगा 39,375। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, x को इक्वल करना है। अब इसको इक्वल करने के लिए मैं अगर देखूं 420/300, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है 300 को, तो अगेन 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 420x प्लस 945y प्लस 4.2xy इक्वल टू 1,49,625। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। अब हम फर्स्ट और थर्ड को आपस में देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई मुझे इससे करना था, सेकंड में 39,375 को 39,375 इंटू 1.4 55,125। देखिए मिस्टेक कभी भी किसी से भी हो सकती है। तो जब मुझे पता चल गया, कॉमन सेंस आप नहीं भूल सकते हैं, जब मुझे पता चल गया कि ये 55,500 है और ये बहुत ज़्यादा है, जबकि इतना ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ हमें गड़बड़ है, तो मैंने देख लिया क्या गड़बड़ है। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, 420 और 4.2 चला जाएगा, -15y इक्वल टू -375, तो y इक्वल टू 25%। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ,
सपोज फर्स्ट इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो 960 इंटू 25 24,000 प्लस 4.2 इंटू 25 105 ये 24,000 इधर चला जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 525x इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा 55,500 माइनस 24,000 31,500 x इक्वल टू 60%। तो हमारा आ गया 60% हमारा x मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, और y 25% मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा है कि आप दोनों जॉब की कैलकुलेशन करिए, क्या आएगी। तो जॉब नंबर 1 और 2, तो डायरेक्ट मटेरियल तो पता ही है हमें 54,000 37,500, डायरेक्ट लेबर 42,000 30,000, प्राइम कॉस्ट 96,000 67,500। अब आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है वेजेस का 60%, तो 60% ऑफ वेजेस, वेजेस है 42,000, तो ये हो जाएगा 25,200 और 18,000। वर्क कॉस्ट आ जाएगी 121,200 और 67,500 प्लस 18,000 85,500। अब आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 121,200 का 25% 30,300 और 85,500 का 25% 21,375। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 151,500 और 1,06,875 प्लस प्रॉफिट और सेल्स है 1,66,650। प्रॉफिट है 10% ऑन कॉस्ट मीन्स 15,150 और यहाँ पर है 20% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1,06,875 का 20% 21,375 और 1,28,250। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। अब हम बात करते हैं जॉब नंबर 3 की। जॉब नंबर 3 जहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 24,000, डायरेक्ट लेबर है 20,000, प्राइम कॉस्ट आ गया 44,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस मीन्स 12,000, 20,000 का 60%, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा 56,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएंगे 56,000 का 25% 14,000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 70,000। प्रॉफिट लेना है सेल्स का
20%, तो सेल का 20%, इसका मतलब 20/80 ऑन कॉस्ट 17,500, 85,500। चेक कर सकते हैं 85,500 का 20% आता है या नहीं, नहीं आता है। इसका मतलब 70,000 इंटू 20/80, 17,500, ओके। 17,500 प्लस 70,000 इज 87,500। 87,500 का 20% 17,500, करेक्ट। तो हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारा काम किया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह था ये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सीखा था फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करें, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना सीखा। अब हम सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना सीख रहे हैं। और ये आपको पता चल ही गया होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने जितनी टाइम लगाया, मेहनत करी, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए तो बहुत कम टाइम लगा। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेन जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड अपना सकते हैं, जैसे पर यूनिट का प्राइस हो सकता है, सेल पे परसेंटेज, या वर्क कॉस्ट पर हो सकता है। जो बेस है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम सीख चुके हैं अब तक कि कैसे हम लोग रेट लेते हैं, एब्जॉर्प्शन का रेट कैसे लेते हैं, जो भी बेस है उससे डिवाइड कर देते हैं। जनरली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब तक हमने ये भी सीख लिया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं वो डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड होते हैं 99% केस में, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो बेस्ड होते हैं वो वर्क कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐसा नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए हमें क्वेश्चन में बताया जाता है, बताया उसके लिए भी जाता है, लेकिन अगर नहीं बताया तो हम एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 अगर हम देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए भी, और अब हम सेलिंग ओवरहेड के लिए भी कर रहे हैं। अगेन वही पूछा है, फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस पर, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दोनों को फैक्ट्री कॉस्ट पर लेना है तो क्या रेट आएगा। तो अगर हम देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट हमारी 1,47,000 है, यही क्वेश्चन पहले था हमारा, और इसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लिया 90,000 को, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 2,37,000। फिर हमारा ऑफिस ओवरहेड है 59,250, तो 2,37,000 प्लस 59,250, तो ये आ जाता है हमारा 2,96,250। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें फैक्ट्री कॉस्ट पर ही बेस्ड लेना है, तो इस सब की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे 90,000, डायरेक्ट वेजेस है 72,000, तो ये है 125%। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया जो हम एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है हमें 59,750, 59,250, और फैक्ट्री कॉस्ट है 2,37,000, तो ये आ जाती है 25%। ये हम पहले भी कर चुके हैं, नया काम है ये सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड भी फैक्ट्री कॉस्ट पर ही बेस्ड है, और वो दिया हुआ है 23,700, तो ये 10% हो जाएंगे। तो हम पता लगा चुके हैं कि इन एक्सपेंसेस को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। क्वेश्चन नंबर 45,
बजट दिया हुआ है। हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो एब्जॉर्प्शन रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो बजटेड डाटा के हिसाब से करते हैं। तो डायरेक्ट बजटेड है ये, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स यूनिट्स बता रखी हैं। वर्क ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कॉस्ट के हिसाब से, सेलिंग प्राइस को फिक्स किया गया है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बता रखा है वर्क कॉस्ट पर, सेलिंग प्राइस के लिए फिक्सेशन है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें यहाँ पर बताया नहीं है। एक जॉब नंबर 108 है, उसमें हमें कुछ एक्सपेंसेस और इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिक्वायर्ड एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, सेलिंग प्राइस निकालना है जॉब नंबर 108 का इसका, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन और सेलिंग ओवरहेड बाय 3। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पहले नहीं दिया ऑफिस और फैक्ट्री के साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन चाहता है कि हम 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि एक मेथड से। हम यूनिट के हिसाब से सेल पर परसेंटेज या वर्क कॉस्ट पर परसेंटेज निकालें। तो हम सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि ये रेट निकालते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड है, तो 75,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 25%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन वर्क कॉस्ट इंटू 100, क्योंकि यही दे रखा है वर्क कॉस्ट पर। तो वर्क कॉस्ट कैसे आएगी, इन सबको ऐड करके, तो 5 लाख, इन सबको ऐड करके 5 लाख आ जाता है। और 5 लाख एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है हमारे 1,50,000 on 5 lakh into 100, 30%। अब सेलिंग ओवरहेड के लिए हमारे को 3 अलग अलग रेट बताने हैं। सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फर्स्ट यूनिट ऑफ सेल मेथड, पर यूनिट ऑफ सेल मेथड। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 2,50,000, तो सेलिंग ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ सेल्स, तो 2,50,000 अपॉन सेल्स यूनिट विच इज 10,000, तो ये 25 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड मेथड है सेल पर परसेंटेज, तो सेलिंग ओवरहेड अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 2,50,000 अपॉन सेल्स, सेल्स इज 10,000 into 100, 10 lakh means 25%. Third method is on the basis of work cost, selling overhead upon work cost into 100, 2,50,000 upon work cost is 5 lakh into 100, 50%। तो हम लोगों ने 3 मेथड निकाल लिए। 3 मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना आ रहा है सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जॉब नंबर 108 का। ऑन द बेसिस ऑफ
first, second and third. First is unit of sale method, second is sales percentage on sales, and third is on the basis of work cost. डायरेक्ट मटेरियल हमारा 26,000 कोई सा भी मेथड हो, प्राइम कॉस्ट तो सेम ही आएगी. डायरेक्ट वेजेस 78,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,500, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 1,10,500. अब आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, यह है 25% ऑफ वेजेस. वेजेस है 78,000, तो 78,000 का 25% 19,500. तो फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आ जाएगी 1,30,000. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 39,000 हो जाएगा. $1,69,000 total cost of ऑफिस कॉस्ट. अब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. फर्स्ट मेथड on the basis of unit of sale 25 rupees per unit. तो 2240 यूनिट्स हैं जॉब नंबर 108 में, तो 25 के हिसाब से 56,000 रुपीज़ आ जाएगा. सेकेंड में हमारे पास 25% सेलिंग प्राइस का है, और सेलिंग प्राइस तो अभी हमें कैलकुलेट ही करना है. प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट 10% है. सेलिंग एक्सपेंसेस 25% है. इट मीन्स कॉस्ट इज 65%. अगर सेलिंग प्राइस का मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये देखिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. अब यहाँ पर कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ऑफिस कॉस्ट हमें दिया हुआ है 1,69,000. Selling cost is 25% of sales. Profit is 10% of sales. So sale is X, then profit is 10%. Selling expense is 25%. It means 35% of sale. तो हमारी ऑफिस कॉस्ट 65% हो जाएगी. अब या तो हम ऐसे करके इसकी वैल्यूएशन कर लें, 1,69,000 इक्वल टू, इधर चला जाएगा x माइनस 35/100x. इट मीन्स 65/100x इक्वल टू 1,69,000. x इज
2,60,000। तो यहाँ पर सेल्स 260 आ जाएगी। नहीं तो हम पता लगा चुके हैं कि जो कॉस्ट है वो 65% है, इसलिए 1,69,000 को हम 65 से डिवाइड कर देते हैं और जो हमें चाहिए सेलिंग ओवरहेड 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1,69,000 इंटू 25 अपॉन 65, तो 65,000 रुपीज़ हमारे फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे इस मेथड से। थर्ड मेथड कहता है वर्क कॉस्ट का 50%। तो वर्क कॉस्ट है 1,69,000, इसका 50%। वर्क कॉस्ट है 1,30,000। तो 1,30,000 का 50% 65,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,25,000, 2,34,000, 2,34,000। Now profit is 10% on sales. It means cost is 90%, sales is 100%। यहाँ पर अगर हम सेल्स 100 है, प्रॉफिट 10% और सेल है, तो कॉस्ट 90 हो जाएगी। 10/90 तो 25,000 और सेल्स हो जाएगी 2,50,000। प्रॉफिट 10/90 अगेन तो हो जाएगा 26,000 और सेल हो जाएगी 2,60,000। यहाँ पर सेम है। तो हम लोगों ने अलग अलग मेथड से सेलिंग प्राइस निकालना सीखा जॉब का। तो हमने जॉब कॉस्टिंग का भी काम इस क्वेश्चन में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 हमें 3 अलग अलग जगह कंपनी का बता रखा है, अलग अलग जगह हैं 1, 2, 3 और एक महीने के बारे में सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और सेल्स रुपीस में बता रखा है। कंपनी चाहती है सेल्स बेसिस और क्वांटिटी बेसिस सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। कंप्यूट टेरिटरी वाइज ओवरहेड रेट सेपरेटली फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट and amount of selling and distribution cost chargeable है consignment of 2000 unit of a product sold in each territory at 4.5 unit। तो हमें क्योंकि हम सेलिंग ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अलग अलग मेथड से बोला गया है। पहले हमें बोला गया है ए टेरिटरी वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट सेपरेटली फॉर सेलिंग एंड distribution cost। Company adopts sales basis and quantity basis for application of selling and distribution cost respectively। Means selling expenses on the basis of sales and distribution expenses on the basis of quantity। तो territory फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि ये सेल्स पर बेस्ड है। तो 7600 अपॉन 76,000 इंटू 100 10%, 4200
अपॉन 28,000 इंटू 100 15% और 6240 अपॉन 52,000 इंटू 100 12%. Next is distribution overhead. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का रेट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड बाय सेल्स यूनिट्स. तो यहाँ हो जाएंगे 4,000 डिवाइड बाय 16,000 25 पैसा पर यूनिट. और सेकेंड टेरिटरी में है 1800 डिवाइड बाय 6,000 30 पैसा पर यूनिट. और 2,000 डिवाइड बाय 10,000 20 पैसा पर यूनिट. ए पार्ट आ गया. ए पार्ट का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने. अब हम बी पार्ट पर आ जाते हैं. अमाउंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंसाइनमेंट ऑफ 2,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस इज 4.5. सेल्स है 2,000 इंटू 4.5. इसका मतलब सेल्स हो गई हमारी 9,000. सेलिंग ओवरहेड हमारे टेरिटरी 1 में हो जाएंगे सेल्स का 10%. तो 9,000 इंटू 10% 900. यहाँ हो जाएंगे 9,000 इंटू 15% 1350. और यहाँ हो जाएंगे 9,000 इंटू 12% 1080. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2,000 यूनिट्स के कंसाइनमेंट पर यहाँ हो जाएगा 25 पैसा के हिसाब से 2,000 इंटू 25 पैसा 500 30 पैसा 600 और 20 पैसा 400. तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 900 और 500 1400 1350 600 1950 और 1080 और 400 1480. तो अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे. सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, फिर भी हमारी कॉस्ट डिफरेंट आएगी. रीज़न बीइंग कि दूर होगा और अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट है. क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. एक कंपनी है सिंगल प्रोडक्ट बनाती है 3 साइज में ABC. हमें एक स्टेटमेंट बनानी है जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखाए इन तीनों साइज में. और उसके लिए हमें बता रखा है अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर सच अपॉर्शनमेंट इन ईच फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इंडिकेटेड. जो हमारे पास अलग अलग एक्सपेंसेस हैं उसके लिए बेसिस भी दिया है. एक्सप्रेस द टोटल ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपोर्शन टू ईच साइज एज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड. हमें हर एक की कॉस्ट भी निकालनी है, पर यूनिट क्या आया, और परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर भी निकालना है. अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग बेसिस दे रखे हैं और कुछ
जो बेसिस हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर है। तो हमारे पास 3 साइज़ हैं और तीनों साइज़ के लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सेलिंग ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स, बेसिस ए, बी और सी। पर्टिकुलर्स, बेसिस ए, बी एंड सी। सबसे पहले सैलरीज, सेल्स सैलरीज। बेसिस है नंबर ऑफ सेलमैन, तो नंबर ऑफ सेलमैन है हमारे पास 451। तो 451 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 10,000, तो 4,000, 5,000 और 1,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स कमीशन। सेल कमीशन के लिए सेल्स टर्नओवर, टर्नओवर 2 लाख है, 58, 80 और 62 के रेशो में बढ़ जाएगा 6,000, तो 1740, 2400 और 1860। आपको शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था कैसे बांटना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा जो सेलमैन कमीशन है वो है 6,000, उसको करेंगे डिवाइड। तो कैलकुलेटर पे कैसे कैसे बटन दबाएंगे बता देता हूँ। 6,000 डिवाइड का बटन दबाएंगे, 2 लाख जो टोटल है मल्टीप्लाई बाय, अगर किसी के कैलकुलेटर में एक बार मल्टीप्लाई से काम नहीं चलता है तो 2 बार दबाइएगा, के लिखा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 58,000 इक्वल टू 80,000 इक्वल टू 62,000 इक्वल टू। ध्यान दीजिए 80,000 और 62 से पहले मल्टीप्लाई का बटन दोबारा मत दबाइएगा। ट्राई करिए 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 58,000 इक्वल टू 1740, सीधा कोई और बटन दबाए बगैर 80,000 इक्वल टू 2400 और 62,000 इक्वल टू 1860। नेक्स्ट है सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 1600, तो 2096 को 1600 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा 917, 1048, 131। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एड का एक्सपेंस, जनरल, सेल्स टर्नओवर के रेशो में बटेगा, अगेन 2 लाख है तो इसके रेशो में हो जाएगा 1450, 2000, 1550। स्पेसिफिक है डायरेक्ट चार्जेस के रेशो में, डायरेक्ट चार्जेस परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग दे रखा है, तो 30, 40, 30 के रेशो में, तो ये हो जाएगा 6600, 8800 और 6600। नेक्स्ट है पैकिंग। पैकिंग के लिए बता रखा है टोटल वॉल्यूम इन
क्यूबिक फिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो क्यूबिक फिट के रेशो में 5, 8, 17 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ये हमें पर यूनिट दिया हुआ है और हमें ये डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम के रेशो में। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट सोल्ड से, तो ये हो जाएगा 15,000, 8 इंटू 4,000, 32,000 और 17 इंटू 3,000, 51,000। तो रेशो हो जाएगा टोटल क्यूबिक फिट का 15:32:51। तो पैकिंग एक्सपेंस 3,000 को इस रेशो में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल आएगा 98। तो 3,000 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 459। 32 इक्वल टू 979.5, तो इसे राउंड ऑफ करके 980 कर देते हैं। और लास्ट है 51 इक्वल टू 1561। क्योंकि ये हमें पर यूनिट क्यूबिक फीट दिया और हमें टोटल क्यूबिक फीट निकालने के लिए पर यूनिट के क्यूबिक फीट को उसके आउटपुट मतलब यूनिट सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा डिलीवरी एक्सपेंस। डिलीवरी एक्सपेंस भी इसी रेशो में डिवाइड होगा 15, 32 और 51। ये दिया हुआ है 4,000, तो 612, 1306 और 2082। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, ये भी इसी रेशो में 15, 32 और 51। 1,000 है तो 1,000 को डिवाइड कर देते हैं 153, 327 और 520। क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 700, 781 के रेशो में, तो ये हो जाएगा 567, 648 और 81। टोटल आ जाएगा 16,498, 22,509 और 15,385। हमें क्वेश्चन में निकालना है कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 3,000, 4,000, 3,000। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 5.5, 5.63, इसको डिवाइड कर रहे हैं 5.13। और एक बात पूछिए हमसे परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, तो हमें सेल्स टर्नओवर लिखना पड़ेगा और ये है 58,000 रुपीज़, 80,000,
62,000 परसेंटेज ऑन सेल्स टर्नओवर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 16,498 डिवाइड बाय 58,000 इंटू 100, 28.44%, 28.14% और 24.81%। दो बातें पूछी गई थी, दोनों बातें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ राठी लिमिटेड की दे रखी है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस दिया है, एड का सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ऑर्डरिंग, बिलिंग, डेकोरेटिव एक्सपेंसेस हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं। सेल्स यूनिट और रुपीज़ में दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर वो भी दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पता करें कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द अबव डाटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, एक तो स्टेटमेंट कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेटमेंट बनानी है। मतलब ABC में सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हैं तो वो, और सेलिंग एक्सपेंस लिखना है, प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिटेबिलिटी का मीन्स होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है। आइए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स आ जाएगा, बेसिस आ जाएगा A, B एंड C। जब भी हमें बनाना होता है इनकम या प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो एक मेथड ये है कि हम स्टार्टिंग में सेल्स लिख लें और उसमें से सारी कॉस्ट लेस करते चले जाए। दूसरा ये होता है कि पहले कॉस्ट लिख लें और लास्ट में सेल लिखकर कंपेयर करके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें। दोनों ही एक ही बात है। सॉल्यूशन में जो दिया है उसमें सेल्स लास्ट में, मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ सो दैट आपको दोनों पता चल सके। सेल्स यूनिट्स में 15 लाख, 12 लाख और 20 लाख। सेल्स रुपीज में एज गिवन, यूनिट्स में भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, एज गिवन। तो सेल्स रुपीज में है 60 लाख, 90 लाख और 1 करोड़ 20 लाख। ये हमें यूनिट्स में है और ये रुपीस में है। तो जो रुपीस में है मैं उसको रुपीस में लिख रहा हूँ। इसके बाद कॉस्ट आती है और कॉस्ट में हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं। ये भी एज गिवन। तो वेरिएबल है 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो 15 लाख यूनिट है तो ये 30 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये 24 लाख
ये है 4.5, तो यहाँ 4.5 एंड 3.25 लिख देते हैं। तो 12 लाख इंटू 4.5 54 लाख, और 20 लाख इंटू 3.25 65 लाख। फिक्स्ड 6 लाख, 24 लाख और 30 लाख। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अलावा अब हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्समैन टाइम दिया है, तो सेलमैन टाइम के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, और ये है 30%, 25% और 45%। 1,08,000, 90,000 और 1,62,000। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। इसके लिए कुछ बताया नहीं है, तो यहाँ पर हमें नीचे इंफॉर्मेशन है। स्पेस एडवर्टीजमेंट स्पेस 40, 25% और 35%, 48,000, 30,000 एंड 42,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे पास सेल्स ऑफिस ओवरहेड। सेल्स वैल्यू के रेशियो में, और सेल्स वैल्यू है हमारे पास 60 लाख, 90 लाख एंड 1 करोड़ 20 लाख, तो 2:3:4 के रेशियो में हो जाएगा। ये आ जाएगा 80,000, 1,20,000 एंड 1,60,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है ऑर्डरिंग एंड बिलिंग। इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं है, तो बिलिंग के लिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस, बिलिंग होती है तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस बेस्ड होना चाहिए, तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 20,000, 13,333 और 26,667। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा डेकोरेटिव पैकिंग। सेल्स वैल्यू के रेशियो में, क्योंकि डेकोरेशन करने से हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, वैसे भी हमें दिया हुआ है, तो सेल्स वैल्यू के रेशियो में 1,33,333, 2 लाख और 2,66,667। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज के लिए बोल रखा है गोडाउन का है। ये गोडाउन के लिए
हमारे पास स्टोरेज डेज दे रखे हैं, गोडाउन के बारे में एक्सपेंस है और स्टोरेज हमें दिया हुआ है। तो 15, 10 और 25 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 43,200, 28,800 और 72,000। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पैकेजेस डिलीवर्ड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा वहीं आता है। 40,000, 60,000 और 80,000। टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। टोटल आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट, और ये है 40,72,533, 83,42,133 और 1,03,09,334। अब हमें प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो हम सेल में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 19,27,467, 6,57,867, 16,90,666। एक हमसे पूछा है कॉस्ट, वो निकालिए। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 32.12%। ये कैसे है? 19,27,467 डिवाइड बाय सेल्स 60 लाख इंटू 100। ऐसे ही इसका 7.31% और 14.09%। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसके अंदर हमने अलग अलग स्टेटमेंट बनाई। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करना पड़े। आप चाहें तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई वर्क ओवरहेड वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दिया था, तो इट मीन्स ये हमारा उस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 आप में से बहुत सारे होंगे, आपके नाम पर है। इसमें ये स्टडी दो प्रोडक्ट की देखना चाहते हैं, ए एंड बी, और रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पता लगाया। इन एडिशन टू डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस को भी हमें बांटना है। उसके लिए कुछ एक्सपेंस हैं और इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी। 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स ए स्टोरेज स्पेस ट्वाइस एज मच ऑफ प्रोडक्ट बी। तो ये हमें स्टोरेज के बारे में बताया है। स्टोरेज स्पेस अगर बी में 1 है तो ए में 2 है, डबल है, तो खर्चा भी डबल होगा। एक तो ये स्टोरेज के बारे में बताया है। कॉस्ट ऑफ पैक एंड फॉरवर्ड 1 यूनिट इज द सेम फॉर बोथ, दोनों में सेम है। सेलमैन आर पेड सैलरी प्लस कमीशन 5% ऑन सेल एंड इक्वल एफर्ट्स आर पुट फोर्थ ऑन द सेल ऑफ द ईच प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट है सेटअप ए स्केड्यूल शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स
प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाले पैटर्न पर है। हम लोगों को जो काम करना है, तो पहला काम करते हैं और हमसे पूछा है अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और ये हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, पर्टिकुलर बेसिस के लिए जगह और छोड़ लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ए एंड बी, पर्टिकुलर्स बेसिस ए एंड बी। हमें बता रखा है एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए हैं सबसे पहले। फिनिश्ड गुड्स के हैं, इसका मतलब माल बनने के बाद में रखा जाता है, तो इसके लिए इंश्योरेंस चार्जेस हैं। हमें इंश्योरेंस हम किस चीज़ का कराते हैं? हमें इंश्योरेंस कराना होता है माल का जो रखा हुआ है, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स के लिए यूनिट्स दी हुई हैं, लेकिन यूनिट्स के रेशो में तो हम इंश्योरेंस नहीं कराते, इंश्योरेंस वैल्यू के रेशो में होता है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमें पता है क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री है 1000 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 500, इसका रेशो, और इसकी यूनिट है 800 और इसका सेलिंग प्राइस है 1000। तो इस रेशो में डिवाइड होगा, मींस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू के रेशो। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 एंड 48,000। आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्योंकि पिछला वाला बिल्कुल ऐसा ही था, तो आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट। तो एरिया के रेशो में बटेगा, जितना एरिया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने लिया है उस एरिया के रेशो में। और हमें यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बता रखा है कि डबल लेता है ए इन कंपेयर टू बी, और इनकी यूनिट्स भी हमें बता रखी है 1000 और 800। तो 1000 यूनिट्स और 800 यूनिट्स हैं। अगर ये इक्वल स्पेस ले रही होती तो 1000 और 800 के रेशो में हम डिवाइड कर देते, लेकिन हमें बता रखा है कि जो प्रोडक्ट ए है वो डबल एरिया ले रहा है इन कंपेयर टू बी, तो हमने यूनिट्स को 2 और 1 के रेशो में भी मल्टीप्लाई करके इफेक्टिवली एरिया ऑक्यूपाइड के रेशो में डिवाइड किया है। अगर हमें स्पेस के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो हम मानते कि जितना स्पेस प्रोडक्ट ए पर यूनिट ले रहा है उतना ही स्पेस प्रोडक्ट बी ले रहा है, तो यूनिट्स के रेशो में बांट देते हैं। लेकिन अब हमने क्या करा, उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें बता रखा है कि जो ए प्रोडक्ट है वो डबल जगह घेरता है। यह आ जाएगा 1 लाख और 40,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे पास पैकिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। अब जो फॉरवर्डिंग है मतलब माल कितना भेजा होगा, तो जितना माल बेचा है उतना ही भेजा होगा। यूनिट्स में सेल बता रखी है हमें, तो 10,000 और 8,000 सेल्स यूनिट्स के रेशो में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 लाख एंड
3,20,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेलमैन सैलरी। अब जो सैलरी है वो हमें जब बांटने की बारी आएगी तो सेलमैन के एफर्ट के रेशो में बांटना पड़ेगा, और क्वेश्चन में इसके बारे में बता रखा है सेलमैन आर पेड सैलरी प्लस कमीशन और इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आर पुट फोर्थ ऑन द सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। इक्वल एफर्ट लगाए हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8,50,000 है तो 4,25,000 और 4,25,000 इक्वल डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी इनवॉइसिंग कॉस्ट। इनवॉइसिंग कॉस्ट में आपने कैलकुलेशन करा है इनवॉइस नंबर ऑफ इनवॉइस के रेशो में। हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2500 और 2000 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2,50,000 और 2 लाख। अदर डिटेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, एनुअल सेल्स 1 यूनिट। सेलमैन को कमीशन भी देना है, सेल्समैन कमीशन। कमीशन है 5% ऑन सेल्स। तो सेल्स हमें प्रोडक्ट ए की दे रखी है 500 यूनिट्स इंटू 10,000, तो ये हो गया हमारा 55,500 इंटू 10,000 और इसका 5%, तो ये हो जाएगा 2,50,000। और बी प्रोडक्ट में 1,000 इंटू 8,000 इंटू 5%, 4 लाख। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेलिंग ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो हो गया हमारा 30,000, 1 लाख, 4 लाख, 425 और 250, 250, 14,55,000 हमारी कॉस्ट आ गई। 14,55,000 और 14,33,000 ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स जैसा मैंने पहले बताया था हम लोग परसेंटेज में भी निकाल लेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है प्रॉफिट। तो उसके लिए सेल्स वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ए और बी की सेल्स वैल्यू हमें पता ही है 10,000 यूनिट्स है और एक यूनिट 500 की है तो 50 लाख हो गया। और इसका 80 लाख। कॉस्ट अदर देन सेलिंग, कॉस्ट पर यूनिट दिया एक्सक्लूसिव ऑफ सेलिंग 300 और 600, तो 300 इंटू 1,000 30 लाख
और 600 इंटू 8,000 48 लाख। लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 14,55,000 ये हमने कैलकुलेट किया, और 14,33,000 तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट 5,45,000, 17,67,000, और परसेंटेज में निकालना, यही हमसे पूछा है सेल का परसेंटेज। 5,45,000 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, ऐसे ही प्रोडक्ट नंबर 2। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर बॉम्ब लिमिटेड है। जो प्रोडक्ट हैं वो 4 हैं, कुछ हमारे इसमें से अनप्रॉफिटेबल हैं और हम उसको उनमें से एक प्रोडक्ट को हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन हमें इनकम, कॉस्ट और एक्टिविटीज से रिलेटेड दिया है। सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एरिया, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इनवॉइसेस। एक्सपेंसेस हैं, हमें बता रखे हैं एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन, सेलमैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, और किस रेशो में डिवाइड होने हैं वो भी हमें बता रखा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बता रखे हैं, वो भी यू आर रिक्वायर्ड टू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हमसे पूछा क्या गया है। प्रिपेयर एन एनालिसिस ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हमें एक तो अलग अलग ओवरहेड बताना है, वो हम बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस, अभी अभी हमने हर क्वेश्चन में यही काम किया, तो 2 तो ये हो गई। कंपेयर द प्रॉफिट इफ कंपनी वर टू एलिमिनेट प्रोडक्ट बी विद व्हाट इट वुड बी एनी। अगर हम बी को एलिमिनेट करें तो क्या होगा, और अगर हम सी को एलिमिनेट करें तो क्या होगा। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है ओवरहेड हमें कैलकुलेट करने हैं। ओवरहेड स्टेटमेंट, 4 प्रोडक्ट हैं तो हमारे पास जगह का थोड़ा सा इशू होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिस का कॉलम नहीं बना रहा, क्योंकि बेसिस तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आप एग्जाम में बना लीजिएगा। पर्टिकुलर्स A B C D। हमें ओवरहेड की स्टेटमेंट बनानी है, तो ओवरहेड में सबसे पहले रेंट दिया फिक्स्ड में, रेंट स्क्वायर मीटर के रेशो में डिवाइड करना है। 2000 रुपीज़ का है, और एरिया स्क्वायर मीटर में हमें दिया है, इसका मतलब 5483 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 500, 400, 800 एंड 300। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस भी इसी रेशो में डिवाइड होगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 275, 220, 440 और 165। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन, ये बोला पार्सल के रेशो में, इसका मतलब हो सकता है किसी डिलीवरी वैन का डेप्रीशिएशन हो, तो नंबर ऑफ पार्सल सेंड के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। 200, 300, 150
एंड 350। नेक्स्ट है सेलमैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस। और सेलमैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस को सेल्स वॉल्यूम के रेशियो में डिवाइड करना है। सेल्स वॉल्यूम हमारे को नंबर ऑफ यूनिट्स अगर दे रखी हैं तो उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और अगर सेल्स यूनिट्स नहीं दिया है तो सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ एरिया, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इनवॉइस, सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ये है 3:5:30, 50, 25 और 45 के रेशियो में। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम का यहाँ पर सेंस वैल्यू ही बैठ रहा है क्योंकि यूनिट्स हमें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। टोटल हो जाएगा 30 + 50 + 25 + 45, तो टोटल हो जाएगा 150, और 6000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। 2000, 1000 and 1800. Next is administrative wages and salary. नंबर ऑफ इनवाइसेस के रेशियो में 1000, 1750, 750 एंड 1500। तो ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, फिक्स्ड ओवरहेड थे। एक बार हम इनका टोटल कर लेते हैं, सो दैट जब हमें बी और सी को एलिमिनेट करने के लिए बात आएगी तो उस बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, और ये है पैकिंग वेजेस, और ये है 25 पैसा पर पार्सल। तो नंबर ऑफ पार्सल से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पार्सल के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो 2500, 3750, 1875 और 4375। कमीशन सेल का 4%, तो सेल प्राइस का 4% निकाल लेते हैं। 1200, 2000, 1000 और 1800। 3000 का 4% निकाला, फिर 50,000 का 25 और 45। क्लरिकल मटेरियल 5 पैसा पर इनवॉइस, तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस 8000 इंटू 5.05, तो 400, 700, 300 एंड 600। वेरिएबल एक्सपेंसेस का भी सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4100, 6450, 3175 और 6775। टोटल कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल प्लस फिक्स 7275, 11,120, 6315
और 10,890। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कवर हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाइए। तो पी एंड एल की स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखिए, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है सेल्स, इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, और इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दें तो आता है प्रॉफिट। इसके बारे में हमने लेबर टर्नओवर पर पीवी रेशो की जब बात आई थी, लेबर टर्नओवर के लास्ट के क्वेश्चंस में, तो भी हमने बात की थी कि हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट नहीं आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट लेस नहीं हुई है। तो हम सेल में से क्या लेस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्यों करेंगे हम ऐसा? इसका रीज़न ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग अलग प्रोडक्ट की है नहीं, हमने अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करी है। अगर हम बी को बनाना बंद कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिक्स कॉस्ट को टोटल में लेना है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट बंद करेंगे तो, और सेल भी नहीं होगी, इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स, टोटल फिक्स कॉस्ट पता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम जब बनाते हैं तो ताकि क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से और जल्दी से सॉल्व हो जाए, तो हम एक टोटल का कॉलम और बना लेंगे। ए बी सी डी और टोटल। सबसे पहले सेल्स, हमें सेल्स दी हुई है 30,000, और बी की सेल है 50,000, 25,000, 45,000, और सेल का जो टोटल है वो है 1,50,000। अब हमें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है। लेस करना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20,000, 45,000, 21,000 और 22,500। टोटल 1,08,500। और एक हमने सेलिंग एक्सपेंस निकाले थे 4,100, 6,450, 3,175 और 6,775। इसका टोटल आया 20,500। तो ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 24,100, 51,450, 24,175 और 29,275, टोटल 1,29,000। कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5900 माइनस 1450, 825 और 15,725, टोटल 21,000। अगर अब हम ध्यान से देखें कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। उस मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये सारे डिसीजन लेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो हमें बस ये समझना है कि जो प्रोडक्ट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब उस पर हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, उस पर जो सीधा हम खर्चा कर रहे हैं वो भी हमें नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को तो हमें बेचना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो सीधा डिसीजन बहुत बढ़िया है कि हमें प्रोडक्ट बी को बंद करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि वहाँ हमें प्रॉफिट ही पूरा नहीं आ पा रहा है। क्योंकि हमें प्रॉफिट पूरा नहीं आ पा रहा है तो हमें इसको बनाकर क्या फ़ायदा। तो बी को हमें बेच देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये तो एकदम सही डिसीज़न होगा कि अगर हम बी को बनाना बंद कर देते। अब हमें सेकंड पार्ट में तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट निकालनी है, इसलिए अभी मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देता हूँ। लेकिन ये फिक्स कॉस्ट टोटल में से लेस करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज अगर जैसे मैं ये 3175 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स जो कॉस्ट इन्हीं प्रोडक्ट की है, ये इन प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, इन प्रोडक्ट में बांटी गई है। एक्चुअल में इन प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है ये। अगर ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे तब भी फिक्स कॉस्ट 15,100 पूरी की पूरी आएगी। यही समझना है हमें। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 2725 माइनस 6120 माइनस 2315 और 11,610 और 5900। और परसेंटेज अगर हम निकालें प्रॉफिट ऑन सेल्स, जैसा हर क्वेश्चन में निकालते हुए आए हैं, तो 9.08%। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिख देते हैं। 12.24%, ये भी नेगेटिव है। 9.26% और 25.8%, तो ओवरऑल 3.93%। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में बोला कंपेयर द प्रॉफिट इफ कंपनी वांट टू एलिमिनेट प्रोडक्ट बी विद व्हाट इट वुड बी इफ दे एलिमिनेट प्रोडक्ट सी इंस्टेड। तो अगर हम प्रोडक्ट बी को बंद करें या सी को बंद करें तो क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम प्रोडक्ट बी को बंद कर देते हैं, इफ बी इज एलिमिनेटेड, तो क्या इफेक्ट आएगा। मैं आपको पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट ना बनाकर इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट है 5900, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 5900। अगर हमने बी को बनाना बंद कर दिया तो ना तो बी की सेल होगी, ना बी के वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, ना बी का ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्से में आएगा। लेकिन ये फिक्स कॉस्ट बी की नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट तो टोटल बिजनेस की है। ये तो हमने बी के हिस्से में बांट दी थी। अगर बी नहीं होगा तो ये ए सी डी में ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तो होगी। इसका मतलब अगर हम बी को बंद करेंगे तो ये 14-15 का जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था ये नहीं होगा। और इसके नहीं होने से कंट्रीब्यूशन ऑफ बी जो नेगेटिव था वो हमारा नहीं होगा, उसे हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, उसे हटाने से हमारा प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाएगा, 7,350।
आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो मैंने डिटेल में बहुत दे रखा है कि ए में से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा माइनस फिक्स कॉस्ट, लेकिन असल में सीधा सीधा 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अब पूछा सी को एलिमिनेट करें तो क्या होगा, इफ सी इज एलिमिनेटेड। अगर हम सी को एलिमिनेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमारा 5900 था ही, और सी हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो इसे तो एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमने इसे हटा दिया तो इसका रिवर्स हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हट जाएगा, और कंट्रीब्यूशन हटने से हमें लॉस हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट कम होकर 5075 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें बी तो फ़ायदे का सौदा है, लेकिन सी को एलिमिनेट करने से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है और यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बी को एलिमिनेट करना चाहिए और सी को एलिमिनेट करने का डिसीजन रॉन्ग डिसीजन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम मार्जिनल कॉस्टिंग में करेंगे। इन केस आपको थोड़ा सा ये कम समझ में आया तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपके असाइनमेंट में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जब हम ओवरहेड की बात करते हैं तो हम शुरुआत से बात करते आए हैं, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से सीधा सीधा रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ये प्रोडक्ट से सीधा रिलेटेड नहीं है तो हमें अपने प्रोडक्ट पर एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये एक्सपेंस अपने कस्टमर से रिकवर करना है। तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से सोच कर चलते हैं कि इतना माल बनाएंगे, उस पर इतना खर्चा आएगा, और हम पर यूनिट या इतना परसेंटेज अलग अलग चीजें, जैसे हमारे पास प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। क्या होता है प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। अब हमें किसी भी जॉब के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए प्राइम कॉस्ट हमें पता होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट पता लगा लेंगे, प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी, तो उस जॉब पर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को बेस ले लेते हैं, जनरली डायरेक्ट लेबर पर या डायरेक्ट लेबर आवर्स पर, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब बेसिस पहले से ले लिया, सोच लिया कि लेबर का 50%, 20%, 100% आएगा। पूरे साल हम वही पैसा लेते रहते हैं अपने कस्टमर से। जब एक पीरियड के बाद हम एनालाइज करते हैं कि हमने जो खर्चा वसूल किया, क्या करा, वसूल, एब्जॉर्ब, ये क्या होता है, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहले से ही सोचकर हम वसूल करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है पहले से सोचा हुआ, और एक एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड, हमने एक्चुअल में एक्सपेंस करा कितना। तो जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है या तो हमने कस्टमर से कम पैसा लिया है या हमने कस्टमर से ज़्यादा पैसा लिया है। एक्चुअल इक्वल तो होना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमने अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसा ले लिया है, ज़्यादा का मतलब ओवर, तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और अगर हमने अपने कस्टमर से कम पैसा लिया है तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इसका क्या करें, तो वेयर overheads are charged to different cost unit on the basis of a predetermined overhead rate at the end of accounting period, the total overhead charge will be roughly equal to the actual incurred during that period। ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग तो उतना ही होगा जो हमने अंदाजे से वसूल किया, जो एक्चुअल हुआ है, लेकिन अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो इसे ओवर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर कम है तो इसे अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी जो है वो
अलग अलग रीज़न से हो सकती है, जैसे रोंग एस्टिमेशन, हमने शुरुआत में गलत अंदाज़ा लगा लिया तो उस वजह से भी हमारे कम या ज़्यादा वसूल हुए। आउटपुट हमने गलत सोची, हमने सोचा था 1 लाख यूनिट बनाएंगे, बनाई 80,000 50,000 या 2 लाख, तो वो भी डिफरेंस आता है। आर्स जो हमने सोचा वो गलत अंदाजा लगाया, हमने कम या ज़्यादा कैपेसिटी को यूज़ करा तो हमारे एक्सपेंस अलग आएंगे। ये मेनली फिक्स्ड एक्सपेंस में ज़्यादा डिफरेंस आता है क्योंकि वेरिएबल आउटपुट पर यूनिट के हिसाब से होते हैं, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। ये हमने कॉस्ट शीट में भी देखा था। तो हम लोग इन एक्सपेंस को अपने कस्टमर से कम या ज़्यादा होगा तो उसको क्या करेंगे, और फिर हम पहले तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ये हैं कितने, और फिर हम उसको डिस्पोजल सीखेंगे, मतलब उसका करना क्या है। बजटेड वर्किंग कंडीशन है टिमसी लिमिटेड की। नॉर्मल वर्किंग वीक 42 आवर्स की है, 14 मशीन्स हैं इनके पास। नॉर्मल जो लॉस है मेंटेनेंस पे 5 आवर्स पर मशीन है, पर मशीन। नंबर ऑफ वीक्स एक साल में 48 हैं। एस्टिमेट एनुअल ओवरहेड हमने सोचा है 1,24,320 का आएगा, और हमने वेजेस भी सोची है कि 4 रुपये आएगा 1 घंटे का वेजेस का एक्सपेंस। एक्चुअल रिजल्ट 4 वीक में जो हुआ है बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। लो जी, आप लोग इस बात पर ना फैल जाना कि सर ये तो मशीना रेट से हमने बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया था, ये फिर आ गई। तो मशीना रेट तो आएगी आएगी, तभी तो हमने पढ़ा था इतना ज़्यादा, क्योंकि हर जगह यूज़ में आएगा। पहले हम मशीन आवर्स देखते हैं एक साल में हैं कितने। तो मशीन आवर्स एक साल में हैं कितने। 1 वीक में 42 आवर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो 5 आवर्स का लॉस हो रहा है 1 वीक में, तो ये 37 आवर्स बैठते हैं। 14 मशीन्स हैं, 48 वीक्स हैं। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आता है 24,864 आवर्स। तो ये तो आवर्स हो गए, और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है 124,320, तो मशीना रेट आ गया। तो जी देखो कितना सिंपल था, आप लोगों ने इतना सिंपल मशीना रेट किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकाला होगा। 5 रुपये, तो 5 रुपीज़ मशीना रेट आ गया। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। अब है अमाउंट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड। हमने वेजेस कम या ज़्यादा वसूल करा, या ओवरहेड कितना कम या ज़्यादा वसूल करा, ये हमें बताना है। पहले वेजेस की बात करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करा होगा हमने। वेजेस के लिए हमें बोल रखा है 4 रुपीज़ पर आवर, और ये 4 वीक पीरियड है। तो जब हमने 4 वीक पीरियड में अपना वेजेस को लिखा होगा खर्चे में, तो 42 आवर्स हैं। वेजेस को तो पूरा पैसा देंगे, मेंटेनेंस का भी देंगे, इनटू 14 मशीन्स हैं। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर मशीन पर एक आदमी काम करता है। 4 वीक्स हैं, और एक आदमी को 4 रुपये देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो खर्चा आया, एब्जॉर्ब किया, 9,408 रुपीज़ हमने एब्जॉर्ब करा, लिखा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल ओवरहेड एक्चुअल वेजेस की कॉस्ट 9,000 है। इसका मतलब खर्चा हुआ 9,000, लेकिन हमने वसूल किया 9,408, तो ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया 408। तो 408 रुपये हमने ज़्यादा वसूल कर लिए।
अब हम ओवरहेड की बात करते हैं, तो वो कितने एब्जॉर्ब करे होंगे हमने। ओवरहेड एब्जॉर्ब करे होंगे हमने पर आवर कितना, 5 रुपये, ठीक है। और मशीन आवर्स हमारे हैं कितने, 2000, 5 रुपये रेट निकाला था हमने, तो हमने 10,000 रुपये एब्जॉर्ब करे। एक्चुअल एक्सपेंस है कितना, 10,200 रुपये, तो ये हमने कम वसूल करा है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन। 200 रुपये कम वसूल करा है, अंडर एब्जॉर्प्शन। वेजेस ज़्यादा वसूल करी, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड कम वसूल करे, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो उम्मीद है आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आए अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 3 डिपार्टमेंट में हमारी ये दी हुई है, और जो हम वसूल करते हैं वो वसूल इस हिसाब से करा हमने, है ना, कि 6 रुपये पर मशीन आवर, और हमारा 10,000 घंटा काम हुआ था, ठीक है। वाई में हमने 50% लिया था, लेबर कॉस्ट 120 था, और जेड में हमने 4 रुपये पर पीस लिया था, 15,000 पीस बनाए थे। हमें कैलकुलेट करना डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है, और उन्हें टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। तो टेबुलर फॉर्म में एक हमें दिखाना है कि कितना कम या ज़्यादा हमने वसूल करा। दिखा देते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक्स, वाई और जेड। एक्चुअल एक्सपेंस 58,950, 59,200, 64,500, और जो एब्जॉर्ब करा है वो करा है हमने एक्स को 6 रुपये 10,000 आवर्स के लिए, तो 60,000 रुपीज़ वसूल किया है। अब बताइए, अगर हमने वसूल कर लिया ज़्यादा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा वसूल कर लिया, 60,000 रुपये वसूल करे ज़्यादा, 58,950 की बजाय हमने 60,000 वसूल कर लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन 1,050। जो वाई है, वाई हमने 50% लिया है, वो 20,000 का, जो होता है 60,000 अगेन। ये भी हमने एक्स्ट्रा वसूल करा है, और 800 रुपये एक्स्ट्रा वसूल करा है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन है 800। और जेड है, जेड के केस में 15,000 पीस के लिए 4 रुपये, मतलब हमने 60,000 रिकवर करा है इन प्लेस ऑफ 6,400, तो हमने कम वसूल करा है, अंडर एब्जॉर्प्शन है, और 4,500 रुपीज़ अंडर एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ध्यान रखना है कि अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन मतलब वसूल करा है ज़्यादा है एक्चुअल से, तो जल्दी से बोलो क्या होगा, ये ओवर एब्जॉर्प्शन। और वाइसी वर्सा केस में अगर एब्जॉर्प्शन एक्चुअल से कम है तो इसे क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आया अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब पैसा कम वसूल करना, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब पैसा ज़्यादा वसूल करना। अब इसका करें क्या,
हमें ये तो पता चल गया कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन उसका क्या करें? डिस्पोजल ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, उसका क्या करें, ट्रीटमेंट क्या करें? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है उसके लिए। पहला ऑप्शन है कैरिंग ओवर ऑफ ओवरहेड, उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दें, बैलेंस अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और उसको नेक्स्ट ईयर हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। एक है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, इसका मतलब कि हम लोग जहाँ जहाँ खर्चा हमने ऑलरेडी लिखा है, अगर हमने अंडर है तो कम लिखा है तो और लिख देंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन है ज़्यादा लिख दिया तो उसे रिवर्स कर देंगे। ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, हम अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, इसे प्रॉफिट या लॉस मानते हुए। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कैरिंग ओवर ऑफ ओवरहेड, हम इसे नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर कर दें। अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब मे बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं कि कब हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारा सीजनल वर्क है तो अब हमारा महीने या क्वार्टर या हाफ ईयर में सीज़न है, तो एक सीज़न में कम एक में ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि नेक्स्ट के सीज़न में वो रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जहाँ पर बिजनेस साइकिल चलते हैं तो ओवरहेड रेट का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर वो एक साल से ज़्यादा पीरियड की है, तो भी हमें इसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट है जहाँ पर शुरुआत के साल में हमें बहुत मुश्किल है अंदाज़ा लगाना कि क्या हमारी कॉस्ट आएगी, तो हम इसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे कि हमारा नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा आउटपुट होगा और हम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे ओवरहेड। शुरू में कम एब्जॉर्ब करे होंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन रहा होगा। तो इट मीन्स जो हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसके लिए या तो सीजनल वर्क हो या बिजनेस साइकिल अलग हो या नया बिजनेस हो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा तो हम इसे नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, इसका मतलब है कि हमने जहाँ जहाँ एक्सपेंस लिखा है वहाँ पर और प्लस या माइनस कर दें। इन केस ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल सही ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ सीरियस एरर इन एस्टिमेटिंग ओवरहेड और सिलेक्शन ऑफ बेस और चेंज सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर लिखा है या तो हमने शुरुआत में बहुत सीरियस एरर हुई थी एस्टिमेट करने में, हमने सोचा 5 लाख खर्च हो गया 8 लाख, तो ये सीरियस एरर है। या फिर हमारा बेस सही नहीं था, हमने फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करने के लिए पर यूनिट बेस लिया जबकि हमें लेना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये भी हो सकता है। या सर्कमस्टेंसेस काफ़ी चेंज हो गए हैं, पहले जब सोचा था तब उस हिसाब से ठीक था, लेकिन अब चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री रेट हम पता लगा सकते हैं। ये जो होगा हर एक जॉब ऑर्डर और प्रोसेस में हम प्लस या माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ एक्सपेंस लिखा है हर जगह वहाँ वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रेट कैसे निकालें? जो भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको एक्चुअल बेस से डिवाइड कर दें। जैसे अगर हमने पर यूनिट निकाला था और पहले हमने 5 रुपये पर यूनिट निकाला था, अब हमें पता चला 5 रुपये की बजाय 6 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो सप्लीमेंट्री रेट 1 रुपी आएगा जो चेंजेस होंगे उसके लिए। इन केस अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट पॉजिटिव आता है, वाइल इन केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन ये नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ इसका मतलब हमने कम वसूल करा। अगर हमारा जो है अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब हमने पैसा कम वसूल करा, हमने खर्चा कम लिखा है प्रोडक्ट में, जॉब में, तो जब हमने एक्सपेंस कम लिखा है तो अब और एक्सपेंस लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव रेट लगाकर और एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। और अगर वो ओवर एब्जॉर्प्शन का केस था, मतलब खर्चा पहले ही ज़्यादा लिख दिया था, तो अब कम करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव रेट आएगा। इन केस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पहले ही कम लिखी हुई है तो आप उसे बढ़ा देंगे और पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट लगा देंगे। इन केस हमारे पास ओवरहेड का रेट क्या है?
ओवरहेड हमारे पहले से ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो अब हमें उसको कम करना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने चार्ज कर दिया उसे नेगेटिव रेट से कम कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर हमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन दिया है और साथ में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स दिया है, तो हम इनके रेशो में यूनिट्स या अमाउंट के रेशो में डिवाइड कर देंगे, प्लस या माइनस। ओवर एब्जॉर्प्शन है पहले से ज़्यादा है तो नेगेटिव, अंडर एब्जॉर्प्शन है तो प्लस। कैसे करेंगे उसे समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं 53। एक्चुअल में एक्सपेंस हुए 150 लेकिन हमने वसूल करे 1 लाख। इसका क्या मतलब है जल्दी से बताओ, अंडर या ओवर? कम वसूल करें ज़्यादा करें बताओ। 1 लाख रुपए वसूल करें, कम या ज़्यादा? कम, तो अंडर एब्जॉर्प्शन 50,000, 50,000 रुपये कम वसूल करें। माल बेचा है 12,000, बचा हुआ है 11,000, डब्ल्यूआईपी है 10,000 यूनिट, 20% मतलब 2,000। फिर 10,000 यूनिट को 100% कंप्लीट करने में खर्चा जितना आता है वो तो नहीं है ना, 20% कंप्लीट है, तो इसका मतलब 2,000 यूनिट्स को 100% कंप्लीट करने में जितना खर्चा आता है उतना ही 10,000 यूनिट को 20% कंप्लीट करने में आता है। मतलब 10,000 यूनिट्स into 20% is equal to 2,000 completed units. Under absorbed overhead were due to rising price level. लो जी बता भी दिया इसमें कि हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन है, किसी को नहीं पता चल पा रहा तो भी पता चल गया। तो अंडर एब्जॉर्प्शन है, राइज है, ये हमारे हाथ में नहीं था, पहले से सोचा होगा ठीक, लेकिन अब रेट बढ़ रहे हैं तो सप्लीमेंट्री रेट यूज करना पड़ेगा हमें। हाउ वुड यू अंडर एब्जॉर्ब बी ट्रीटेड इन द कॉस्ट अकाउंट? तो हम भैया इसको हर एक प्रोडक्ट में जहाँ जहाँ कॉस्टिंग कम गई है वहाँ और ऐड कर देंगे। तो हम इसके लिए यूज करेंगे सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट यूज कर लेंगे। क्या था, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन था। अंडर एब्जॉर्प्शन है तो पॉजिटिव आएगा 50,000 डिवाइड बाय, और हमें ये यूनिट्स हैं 12, 11 और 2, 12,000, 11,000 और 2,000, तो ये 2 रुपये आ गया। इसका मतलब हर यूनिट पर 2 रुपया हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें कितना ऐड करोगे 24,000 रुपीज़, इसमें कितना ऐड करोगे 22,000 रुपीज़, इसमें कितना ऐड करोगे 4,000 रुपीज़। तो हमने सप्लीमेंट्री रेट निकाल लिया। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशो में डिवाइड कर दें। रेशो किसका, 50,000 रुपये को यूनिट सोल्ड, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी के रेशो में डिवाइड कर दें तो भी वही आएगा 24,000, 22,000 एंड 4,000। आगे लिखा है कि आप इसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसे को हम सप्लीमेंट्री रेट लगा देंगे और इसके लिए हमारी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 24,000, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। एक चैप्टर है हमारा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, वहाँ पर हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है वैसे, लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,000, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 4,000। और हमारे जो एक्सपेंसेस कम वसूल हुए हैं, फैक्ट्री है या जो भी है, वो टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000। तो हमें पता चला कि हम लोग अपने जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है या फिनिश गुड्स है या डब्ल्यूआईपी है उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये कौन सा केस था, अंडर एब्जॉर्प्शन का केस था। सिंपल क्वेश्चन था। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के।
थर्ड है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L इन केस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड इज नॉट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नहीं है, और द डिफरेंस इज ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज और फॉल्ट इन प्लानिंग, सच डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो हमें 3 मेथड हो गए, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, सप्लीमेंट्री रेट और कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना। सर्फ लिमिटेड, बेटा सर्फ लिमिटेड, अगर आप है ना घर से बाहर रहते हो, लड़के भी, तो कई बार सर्फ का इस्तेमाल करना पड़ जाता है कपड़े धोने में। लड़कियों को तो मजबूरी में करना ही पड़ता है, मम्मी बीमार है या मम्मी ने फैल गई मम्मी की बेटा बहुत पढ़ाई हो गई और अब पेपर हो गए या पढ़ाई के बाद छुट्टियां, तो थोड़ा बहुत काम भी कर लो। ये एब्जॉर्ब करते हैं प्री डिटरमाइन रेट से, और हमारे पास बता रखा है खर्च, ओहो खर्च हुआ 2,25,000 रुपये और वसूल करे 1,00,000 रुपये। लो जी, काम खराब हो गया, गुरुद्वारे जाने की नौबत आने वाली है, वहीं पे खाना मिलेगा फ्री में, क्योंकि यहाँ तो बिजनेस बंद होने की तरफ है। खर्चा हो गया 2,25,000 और वसूल करे 1,00,000 रुपये। ये पता चला कि 60% अनएब्जॉर्ब ओवरहेड है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे ट्रीट करेंगे डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। तो एक तो ये तय है कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। हमने 1,25,000 रुपये कम वसूल करे हैं और इसका 60% मतलब 75,000, 75,000 रुपये ये फॉल्ट इन प्लानिंग है। तो ये कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? कॉस्टिंग P&L में। मन में ये सवाल उठ सकता है बाकी का 40% का क्या होगा? तो 40% के लिए हमारे पास बचे हुए 2 मेथड है, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड या फिर सप्लीमेंट्री रेट। आपको याद दिला दूं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड तभी होता है जब नया बिजनेस होता है या सीजन वगैरह होता है, ऐसा कुछ बताया नहीं है तो हमेशा हम कुछ नहीं कहते। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है सप्लीमेंट्री रेट। तो बचे हुए 40% के लिए हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करेंगे। तो इसे कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। तो कॉस्ट अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 55, वी लिमिटेड। सर्फ की बात आई थी तो हमने कहा सलमान खान क्यों पीछे रहे, व्हील के एड में आते हैं, तो वी लिमिटेड भी डाल देते हैं। वो यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल सिस्टम और ओवरहेड को प्री डिटरमाइंड रेट से वसूल करते हैं। और हमें बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुए हैं 170 लेकिन वसूल करें 150। ठीक है बच्चों, जब डेबिट है तो वो हो चुके हैं इनकर्ड 1,70,000 और जो एब्जॉर्ब करे हैं वो करे हैं 1,50,000। कम वसूल करें या ज़्यादा? कम। अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है, 20,000 कम वसूल करें। बोला है गिव 3 मेथड फॉर डिस्पोजल एंड शो द प्रॉफिट इम्प्लीकेशन ऑफ ईच मेथड। 3 मेथड बताओ, हर एक मेथड का क्या असर पड़ेगा प्रॉफिट पर, हमें ये भी बताओ। लो जी बता देते हैं। मेथड नंबर 1, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ऐसा करते हैं तो क्या होगा? प्रॉफिट पर नो इफेक्ट, प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसे नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, P&L में तो डाल नहीं रहे, प्रोडक्ट में सप्लीमेंट्री रेट तो लगा नहीं रहे, तो ये नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट डालेगा, जो डालेगा इस साल तो कुछ होगा नहीं। चलिए जी हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं, और दूसरा मेथड है हमारे सामने
यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। तो हमें WIP फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, इसके रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो 20,000 रुपीज़ जो अंडर एब्जॉर्ब है पॉजिटिव आएगा सप्लीमेंट्री रेट, क्योंकि हमें इनकी कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। WIP 68,000 रुपीज़ की कॉस्ट है, 96,000 फिनिश गुड्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,36,000। तो इसके रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके रेशियो में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 13,440, यहाँ पर आएगा 13,440 नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका टोटल। 68,000, 96,000 और 3,36,000, टोटल इज 5 लाख। 5 लाख का टोटल है। और अब हम WIP के लिए करते हैं तो 68,000 डिवाइड बाय 5 लाख के रेशियो में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 68,000, तो ये आ जाएगा 2,720 और ये आ जाएगा 3,840 और ये आ जाएगा 13,304.40, टोटल 20,000। हम पॉजिटिव रेट लगाएंगे, इसका मतलब WIP की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जो असर हुआ है वो हमने इंक्रीज करा है, तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹13,440, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो हम डाल रहे हैं वही से ही प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमने फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर लिया होगा, उसी को हमने बढ़ाया है। WIP और फिनिश गुड्स पर जो डिफरेंस है उसका इफेक्ट इस साल के प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा। कुछ बुक्स में ये लिखा है कि प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 20,000, क्योंकि 20,000 रुपये का सप्लीमेंट्री रेट लगाए रहे हम, लेकिन WIP और फिनिश गुड्स में उसमें प्लस करने से हमारे सेल पर और प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। हम अपने P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 20,000 रुपये, और अगर हम 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं सीधा सीधा P&L में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हमारा प्रॉफिट 20,000 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि हमने सीधा ही इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹20,000। तो हमने 3 मेथड देखे, तीनों मेथड का प्रॉफिट पे इफेक्ट देखा। नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। अगर हम सप्लीमेंट्री रेट यूज़ कर रहे हैं मींस WIP फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा उस वाले पोर्शन से जो पोर्शन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि ये अंडर एब्जॉर्प्शन था इसलिए प्लस पॉजिटिव रेट था तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, लेकिन अगर ये ओवर एब्जॉर्प्शन का केस होता तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता, और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L से पूरा का पूरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें बता रखा है कि आपकी कंपनी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करती है और प्री डिटरमाइंड रेट लगाती है, और हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे खर्च इतने हुए हैं, डेबिट है, एक्सपेंस हुआ है, इंकर्ड है, और ये एब्जॉर्ब है। अप्लाइड का मतलब एब्जॉर्ब।
अगेन अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है, तीनों हमारे को बता रखी हैं, 2 मेथड बोले हैं, हमने तो 3 मेथड करे हैं। तो इसके लिए तो बहुत बिल्कुल 100% पिछला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन से चेक करिए, कोई टेंशन नहीं आएगी सॉल्यूशन को देखकर। बिल्कुल 100% क्वेश्चन पहले की तरह था। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 25 रुपीज़ पर मैन डे है। एक दिन के 25 रुपये हम वसूल करते हैं। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हुए हैं, एक्सपेंस जो हुआ है वो है 41,50,000 रुपीज़ और जो डेज हैं वो 1.5 लाख डेज हैं। तो एब्जॉर्ब कितना करा होगा हमने, 1,50,000 डेज को मल्टीप्लाई करा होगा हमने 25 से। तो 1,50,000 इंटू 25, तो हमने 37,50,000 रुपीज़ एब्जॉर्ब करे। तो वसूल करा कम, खर्चा हुआ ज़्यादा, तो कौन सा केस हो गया ये, अंडर एब्जॉर्प्शन। और कितना कम वसूल करा हमने, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए, कम वसूल करा हम लोगों ने। अब बोल रखा है इसमें से 40,000 यूनिट बनी हैं, 30,000 बिक गई हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 30,000 यूनिट्स हैं क्योंकि बिक गई हैं, और फिनिश गुड्स में 10,000 यूनिट्स हैं क्योंकि अभी वो नहीं बिकी। रीज़न का पता लगाया तो पता चला 60% जो अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हैं। तो 4 लाख का जो डिफेक्टिव प्लानिंग होता है 60% डिफेक्टिव प्लानिंग है। और डिफेक्टिव प्लानिंग के लिए हमने मेथड देखा था एक, कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 60% मीन्स 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये डिफेक्टिव प्लानिंग के हैं, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कॉस्टिंग P&L में। बचे हुए 40%, 1,60,000 रुपये, वो सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट की वजह से। तो सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स में शेयर हो जाएंगे 3:1 के रेशो में। तो 1,20,000 और 40,000 रुपीज़ हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। हमसे पूछा है कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे डीलिंग होगी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डील कर लेते हैं। एक तो P&L में ट्रांसफ़र किया हमने, तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट 2,40,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने डाला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 1,20,000, और फिनिश गुड्स में 40,000 टू ओवरहेड, रिलेटेड ओवरहेड जो भी है, वैसे फैक्ट्री ओवरहेड है ये 4 लाख। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स नाम यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा अच्छा नाम है यूज़ करने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ सेल ही यूज़ करा है, ठीक है। तो हम लोग अभी अभी सीखे कि 57 क्वेश्चन में किस तरीके से डीलिंग होगी। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है।
अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर हमें बता रखा है कि ओवरहेड जो हम रिकवर करते हैं 5 रुपये 1 घंटे के मशीन आवर के हिसाब से करते हैं, और जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ 90,000 10,000 घंटे का। लो जी, हो गया काम। एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 90,000 और एब्जॉर्ब कितने करते हैं आप? 1 घंटे के 5 रुपये, 10,000 घंटे पे आपने वसूल करे 50,000। लो जी, अंडर एब्जॉर्ब है कितना? 40,000। तो 40,000 रुपये कम वसूल कर पाए आप। ये लिखा है इस 90,000 रुपये के खर्चे में ये जो 90,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है, ये इसमें 25,000 रुपये हैं ड्यू टू अवार्ड ऑफ लेबर कोड। लेबर कोड ने हमें कहा है कि आप अपने लेबर को 25,000 रुपये दीजिए। तो ये एक एबनॉर्मल रीज़न है, और जो भी एबनॉर्मल रीज़न होता है वो हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें से 25,000 रुपये तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र होंगे। लिखा है 5,000 रुपये प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस इस साल में बुक कर दिए। तो ये भी एक हमारा रेक्टिफिकेशन है। इसके लिए भी कॉस्टिंग P&L 5,000 रुपये, और बाकी के बारे में नहीं बताया। तो 40 में से 30 कम हो गए तो बचे 10,000। तो जो 10,000 बचे हैं इसके लिए हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट लगाएंगे। और हमें बता रखा है 40,000 प्रोडक्शन है, जिसमें से 30,000 यूनिट बिक गई हैं। ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ अंडर ऑब्जर्व ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, रेस्ट वाज इंक्रीज। लो जी, इसमें भी डिफेक्टिव प्लानिंग घुस गया। लो जी, ये भी पूरा सप्लीमेंट्री रेट नहीं लगेगा। इस 10,000 में भी 60% डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो कॉस्टिंग P&L 6,000 रुपये। तो बचा हुआ 40%, 4,000 रुपये ही सप्लीमेंट्री के लिए यूज़ होगा, सप्लीमेंट्री रेट। तो 4,000 रुपये सप्लीमेंट्री के लिए यूज़ होगा। यूनिट्स भी 4,000 हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 30,000 और फिनिश गुड्स है 10,000। 3,000 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल में और 1,000 रुपये फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब इन टोटल कॉस्टिंग P&L में जो हमारा जाएगा 25,000, 5,000, 25, 5, 6, 36,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा 3,000 और फिनिश गुड्स में जाएगा 1,000। ये हो गया टोटल 40,000 का ब्रेकअप। एंट्री बनानी पड़ेगी। तो कॉस्टिंग P&L डेबिट 36,000, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 3,000, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल डेबिट 1,000 टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो मेरे ख्याल से तो अब परफेक्ट हो गए आप। फिर भी और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम रिकवर करते हैं 30 रुपये पर मंडे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो इंकर्ड हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, वो हुआ है 49 लाख। और आपने एब्जॉर्ब करा होगा किस रेट से? 30 रुपीज़ 1,50,000 मैन आवर्स इंटू 30। तो आपने 45 लाख 45 लाख रुपीज़ एब्जॉर्ब करा, लेकिन खर्च हुआ 49 लाख। तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। आपके मन में सवाल आ सकता है
सर अंडर एब्जॉर्प्शन ही क्यों हो रहा है, ओवर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने ज़्यादा वसूल कर लिया कस्टमर से, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अंडर एब्जॉर्प्शन है 4 लाख और 40,000 यूनिट बनी है, 30,000 हमारी बिक गई हैं, 30,000 यूनिट अनकम्प्लीट भी है जो 66.67% कम्प्लीट है। रीज़न से 40% पता चला, डिफेक्टिव प्लानिंग है, बाकी इंक्रीज़ है। इसका क्या करेंगे? लो जी, बिल्कुल पहले की तरह हैं। लो एक बार और क्वेश्चन ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन है 4 लाख रुपीज़ और इस 4 लाख में से 40% डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है, तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा 1,60,000। 60% नॉर्मल है, मतलब 2,40,000, तो वो डिवाइड हो जाएगा कहाँ पर? एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो 30,000 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं, एक फिनिश गुड्स में जो 10,000 यूनिट्स हैं, और एक WIP में जो 30,000 यूनिट्स हैं लेकिन 66.67% है। इसका मतलब 20,000 है। तो इस रेशो में हम डिवाइड कर देते हैं। तो रेशो में डिवाइड करेंगे तो टोटल यूनिट्स हो गई 30 + 10 40 + 20 60। तो हमारा रेट आ जाएगा 4 रुपीज़ पर यूनिट। इसका मतलब 1,20,000, 40,000, 80,000। तो 120, 40 और 80 हमारा आ जाएगा, जो हम अलग अलग एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे। और एंट्री क्या बनाएंगे बताइए? एंट्री क्या बनेगी? कॉस्टिंग P&L डेबिट 1,60,000, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 1,20,000, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 40,000, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 80,000 टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4 लाख। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल ओवरहेड रेट के बारे में। क्या है ये? देखिए, ये बेस्ड होता है आइडिया की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट क्राइटेरिया है ट्रू कॉस्ट का। कई बार हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम या ज़्यादा होती है। प्रॉपर ओवरहेड जो हम लेते हैं अपने कस्टमर से, वो कायदे से नॉर्मल कैपेसिटी से लिंक होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्मल ओवरहेड रेट ऐसी रेट है जो हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं अपने कस्टमर से। सपोज हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है। अब वो 1 लाख यूनिट की बजाय अगर हम 80,000 यूनिट बनाए तो कम माल बनाने की वजह से कॉस्ट को बढ़ा देंगे अगर, तो कस्टमर क्यों देगा हमें बढ़ी हुई कॉस्ट अगर हमने कम माल बनाया? तो ये कहते हैं इस मेथड के हिसाब से हमें अपने फिक्स्ड ओवरहेड को हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में रिकवर करना चाहिए। ये हमने कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी सीखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान रखिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में लेना चाहिए और वेरिएबल एक्सपेंसेस को एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक और गुरु मंत्र आपके सामने है, पहले भी शायद बताया होगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को टोटल कॉस्ट में भी लेते हैं और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट लेते हैं हमेशा, और वो भी एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से। तो नॉर्मल जो हम रेट लेंगे वो क्या होगा? नॉर्मल ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए है। क्वेश्चन देखते हैं 60। क्वीन लिमिटेड है, रानी मुखर्जी की याद आई होगी आपको।
क्वीन लिमिटेड है और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, 2। याद आया कुछ चैप्टर की शुरुआत जहाँ पर हमने अपने खर्चों को अलग अलग सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा था। क्या बताया था? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं लेंगे। याद है? भूल गए? याद है? भूल गए? नहीं, याद रखिए। और ओवरहेड हमें दिया है पावर, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल पावर कंजम्पशन। तो पावर के लिए नॉर्मल कैपेसिटी भी दिया है, एक्चुअल यूज भी दिया है। पावर रिक्वायरमेंट, पावर जनरेटिंग प्लांट है हमारे पास और उस पे जो खर्चा है वो ऊपर खर्चों में इंक्लूड नहीं है। ओवरहेड है, ये क्या है? एक्सक्लूडिंग पावर एक्सपेंस। और जो पावर का खर्चा है वो है 1,21,875, जिसमें से 84,375 वेरिएबल है और रेस्ट फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हो गए हमारे? 37,500। तो हमारे ये फिक्स्ड हो गए और ये वेरिएबल हो गए। आफ्टर अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरेशन पावर प्लांट टू द 4 डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हमें रीअपॉर्शनमेंट करते हैं। बताओ, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाओगे या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाओगे? कोई सा भी लगाओ, आंसर सही आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है अपोर्शन द पावर जनरेटिंग कॉस्ट 4 में करिए, रीअपोर्शन करिए सर्विस का खर्चा और फिर एक जॉब कॉस्टिंग भी करिए। कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन द डायरेक्ट वेजेस रेट इज 5 and 4। तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए, हमें क्या करना है? पावर के एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। पावर के एक तो फिक्स्ड है 37,500 और एक वेरिएबल है 84,375, ठीक है। और याद रखिए जो फिक्स्ड हैं उनको किस रेशो में डिवाइड करना है? उनको डिवाइड करना है नॉर्मल कैपेसिटी के रेशो में और ये एक्चुअल पावर के रेशो में। तो नॉर्मल है ये, तो फिक्स्ड एक्सपेंस को नॉर्मल के रेशो में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 8824, 15,441, 5,515 और 7,720। और इसके बाद वेरिएबल एक्चुअल के रेशो में, ये है एक्चुअल, इस रेशो में वेरिएबल और ये फिक्स्ड। तो वेरिएबल आ जाएगा 19,500, 34,500, 15,375 और 15,000। टोटल 28,324, 49,941, 20,890 और 22,720, ठीक है।
बी पार्ट में बोला है अपोर्शन द पावर जनरेशन हो गया, फिर है रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन। तो उसके लिए तो हमें अदर एक्सपेंस भी लिखने पड़ेंगे। तो अदर एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस बताओ। डायरेक्ट वेजेस है एक, तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिखेंगे? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल है पहले। तो चलो डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 10,000 और 20,000। डायरेक्ट वेजेस 20 और 10। ओवरहेड 80 50 30 20। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं। 1,08,324, 99,941, 80,890, 72,720। ठीक है, हमें बी पार्ट अब शुरू करते हैं, और बी पार्ट में हम लोगों को रीअपोर्शनमेंट करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का रीअपोर्शनमेंट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएं या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाएं। मैंने सॉल्यूशन जो दिया है उसके अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रखा है, तो आपके लिए मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कर देता हूं, तो दो दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। मान लेते हैं एसडी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस एक्स है, 80,890 दिया हुआ है, और वाई का है 72,720, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट करे हैं। और डिपार्टमेंट 1 2 को 10% दे रहा है, तो 2 के पास 10% आ रहा है डिपार्टमेंट 1 से, और 2 डिपार्टमेंट 1 को 20% दे रहा है, तो 1 के पास 20% आ रहा है डिपार्टमेंट 2 से। ध्यान से देखिए, ये हमने बना दिया। ठीक है, वाई एक्स में हम चाहें तो y की वैल्यू डाल देते हैं, या y में x की वैल्यू डाल दो। तो x इक्वल टू 80,890 प्लस 72,720 का 20%, 14,544 प्लस 0.2 इंटू 0.1, तो 0.02x इधर आ जाएगा। 0.98x इक्वल टू 80,890 प्लस 14,544, 95,434, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.898 से, तो ये 97,382 आ जाएगा। तो x आ गया 97,382। अब हम इसकी वैल्यू y में पुट कर देते हैं। 97,382, तो 72,720 प्लस 9738, 82,458। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। x में हम लिख देते हैं 97,000,
382 और सर्विस डिपार्टमेंट 1 में, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में लिख देते हैं 82,458। ठीक है, तो अब अपॉर्चनमेंट कर देते हैं SD1 को 541 में। तो 97,382 इंटू 5, 48,691, 38,953, 9738। अब हम 82,458 तो SD2 को डिवाइड करते हैं 6 2 2 में, 49,475, 16,492, 16,492। टोटल करके हमेशा देखा करिए, जैसे 5 + 2 7 + 2 9, 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया राउंड ऑफ की वजह से, तो उसको यहाँ तो एडजस्ट कर नहीं सकते SD1 में, क्योंकि SD1 में तो टोटल नील आना है। तो उसको मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में एडजस्ट कर रहा हूँ 1 रुपये को, जो एक्स्ट्रा आया था, राउंड ऑफ दोनों में करना पड़ा था हमें। ठीक है, हमेशा हमारा SD1 और SD2 का साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद नील आ जाएगा। तो अगर एडजस्टमेंट करनी है, अगर राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ नील आ रहा तो यहाँ करिए, अदरवाइज यहाँ मत करिए SD1 और SD2 में। अब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट आ गई 1,08,324 प्लस 48,691 प्लस 49,475, 2,06,490। यही आंसर में सॉल्यूशन में आपको दिया है, लेकिन सॉल्यूशन में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया है। आपके मज़े आ गए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिल गया है, और ये मैंने आपको दे दिया है, तो आपके तो मज़े आ गए। 1,55,385 रुपीज़। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। अब हमसे एक बात और पूछी है, बहुत ही गहरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये कि कैलकुलेट करिए ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये ओवरहेड आ गया, तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स लिखेंगे तो वो हमें दिए हुए नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दिए हैं, क्योंकि हमें बता रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 5 रुपये घंटे का लेबर का रेट है, और हमारे पास जो लेबर है वो है 95,000 रुपीज़। देखें, ये है 95,000 रुपीज़, और अगर 95,000 रुपीज़ 5 रुपये के हिसाब से दिया है आपने, तो इसका मतलब ये 19,000 आवर्स के लिए दिया है, और डिपार्टमेंट 2 में 50,000 रुपये दिया है, और वहाँ पर आपने 4 रुपये के हिसाब से दिया है, तो इसका मतलब वो 12,500 घंटे के लिए दिया है। तो हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2,06,490 डिवाइड बाय 19,000। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,06,490 डिवाइड बाय 19,000, 10.87। और ऐसे ही इसकी रेट आ जाएगी
12.43 12.43। तो हम लोगों ने नॉर्मल ओवरहेड को कैसे यूज़ करना है ये भी सीख लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट वर्सेस मल्टीपल ओवरहेड रेट। देखिए, हम लोग जब शुरुआत से क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट निकालते हैं। किस चीज़ की रेट? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे डिपार्टमेंट हमने शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। पहले हम हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपेंस को बांटते थे, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते थे, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड आते थे उसे लेबर आवर्स वगैरह से डिवाइड करके एक रेट निकालते थे। तो वो हम अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट निकालते थे ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं जी मल्टीपल ओवरहेड रेट जो हमने अभी तक निकाला, और यहाँ लिखा ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब कि आप 3 अलग अलग जो हमारे पास डिपार्टमेंट है उनकी अलग अलग मत निकालिए रेट, एक ही रेट निकाल लो। गधा और घोड़ा एक ही रेट, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक टॉपिक है जिसमें हमसे पूछा जा सकता है कि भैया ब्लैंकेट रेट के हिसाब से क्या आएगा और अलग अलग मल्टीपल रेट के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आएगी। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब है सिंगल एक रेट ले रहे हैं हम, ओवरहेड की हर एक डिपार्टमेंट की मिलाकर एक ही रेट ले रहे हैं। तो ये ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टॉपिक है एक, हम उसे पढ़ रहे हैं। इट इज कॉल्ड ब्लैंकेट रेट। ये एक कॉमन एब्जॉर्प्शन रेट होता है पूरी फैक्ट्री का, हर एक जॉब, हर एक आउटपुट का, जो भी डिपार्टमेंट है। हमें सपोज एक प्रोडक्ट है डिपार्टमेंट ए में 5 घंटा चला गया, बी में 10 घंटा, तो 5 और 10 15 घंटा हो गया। तो हम दोनों का एक ही रेट लगा रखा है, एक जैसा रेट। इट इज ए वन सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द होल ऑफ द फैक्ट्री। इसके लिए ओवरहेड पूरी एंटायर फैक्ट्री का लेकर टोटल क्वांटिटी ऑफ द बेस, मतलब अगर आर्स है तो टोटल आर्स, लेबर कॉस्ट है तो लेबर कॉस्ट, जो भी बेस है उस टोटल बेस पूरी फैक्ट्री का और पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड रेट। हाँ, ओवरहेड रेट फैक्ट्री के ही हैं तो फैक्ट्री के लेंगे, ये नहीं फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा, और वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेनली ये है कि फैक्ट्री के ओवरहेड है तो पूरी फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट के सबके जोड़कर ये बेस हमारा आउटपुट हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है, मशीन आवर्स, जो भी है वो हो सकता है, कोई भी हम ले सकते हैं। और मल्टीपल रेट में क्या होगा? मल्टीपल रेट में हम अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालेंगे, जैसा शुरू से लेके अब तक हम करते हुए आए हैं, हम यही करते हुए आए हैं अभी तक। तो इसमें तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो ब्लैंकेट रेट या प्लांट वाइज रेट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हमें मल्टीपल रेट यूज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग, लेकिन उनकी कॉस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या जरूरत है हमें अलग अलग मल्टीपल रेट निकालने का? किसी का 2 रुपये 90 पैसे आ रहा है, किसी का 2 रुपये 95 पैसे, किसी का 2.85, तो क्या जरूरत है? तो उस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर है कि हम एक ही ब्लैंकेट रेट या सिंगल रेट ले लें। ओवरहेड रेट को सब डिवाइड कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसकी सही सही कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें ओवरहेड रेट की भी सब डिवीज़न करने पड़ेंगे। सब डिवीज़न ऑफ ओवरहेड रेट में बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग: सेपरेट रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका अलग अलग हम रेट निकालें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट का अलग। वैसे तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो हम अपने कस्टमर से रिकवर कर ही नहीं सकते, तो ये इतना यूजफुल नहीं है बात। सेपरेट फॉर कॉस्ट सेंटर, जितनी भी कॉस्ट सेंटर है, मतलब वही डिपार्टमेंट है, उन सबकी अलग कॉस्ट निकाली जाए। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कॉस्ट सेंटर में प्रोडक्शन भी होती हो, तो वैसे तो सबसे अच्छा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ले, और बाकी जो और सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी कॉस्ट को रीअपोर्शन कर दे, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है। फिक्स्ड या वेरिएबल का भी अलग अलग रेट लिया जा सकता है।
तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है हमारे पास ए। ये यहाँ पर हम अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट लेते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीखते हैं XYZ मैन्युफैक्चर है इंजीनियरिंग कंपोनेंट के, और ड्यूरिंग द ईयर इनका अलग अलग डिपार्टमेंट हैं 4, इनमें अलग मशीन आवर्स दिए हैं, ओवरहेड रेट दिया है, और एक जॉब है ए, उस पर कितना कितना घंटा लगा है ये भी बता रखा है। कैलकुलेट ब्लैंकेटेड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड टू बी चार्ज अंडर बोथ मेथड। हम जॉब नंबर ए पर दोनों मेथड से कितना पैसा चार्ज करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या फर्क आ रहा है वाकई में। अगर डिफरेंस है तो हमें मल्टीपल रेट यूज करना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ब्लैंकेट को भी रेट यूज किया जा सकता है। तो हम सेपरेट डिपार्टमेंट का रेट यूज करें तो रेट क्या आएगी, देखें 1,50,000 डिवाइड बाई 12,000, तो ये आ जाएगी 12.5 रुपीज़ डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन की कॉस्ट। मशीनिंग ये कैसे आया हमारा, ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा मशीनिंग, इसमें है हमारा 1,80,000 डिवाइड बाय 15,000, तो 12 रुपीज़ हो जाएगा। थर्ड डिपार्टमेंट है उसमें 15.55 है, और फोर्थ फिनिशिंग है इसमें 11.25 है। तो काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अगर हम इनका टोटल कर दें तो ओवरहेड का टोटल आ रहा है हमारा 5,60,000, और मशीन का टोटल आ रहा है 44,000। तो इससे एक ओवरऑल ब्लैंकेट रेट आ जाएगा और वो हो जाएगा 12.73। 5,60,000 डिवाइड बाय 44,000। अब जॉब नंबर ए की कॉस्ट निकालें ब्लैंकेट रेट के हिसाब से। तो जॉब नंबर ए पर जो टोटल आवर्स लगे हैं वो कितने हैं, 30 + 40 70 + 70 140 + 10 150 आवर्स। तो 150 आवर्स इंटू 12.73 ये हमारा ब्लैंकेट रेट हो गया। ठीक है, तो 150 आवर्स इंटू 12.73 1910 1910 1910 रुपीज़। और अगर हम इसी को मल्टीपल रेट लें तो ये है ब्लैंकेट, और मल्टीपल रेट लें तो ए डिपार्टमेंट जो फर्स्ट है हमारे पास फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट 30 आवर्स इंटू 12.5, क्योंकि जो फर्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट उसमें हमारे 30 आवर्स लगे हैं, तो ये आ जाएगा 375। सेकेंड डिपार्टमेंट है मशीनिंग 40 आवर्स इंटू 12 480। थर्ड है हमारे पास डिपार्टमेंट असेंबली 70 आवर्स इंटू 15.55, यहाँ पर आ जाता है हमारा 1088.50। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है 10 आवर्स और रेट है 11.25, तो 112.50 और टोटल आ जाएगा 2056.00। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी है, क्योंकि 2056 रुपीज़ में हमारा अगर 1910 है तो 150 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस आ गया, जो 7 या 8% के आसपास बैठेगा, तो बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि हमें मल्टीपल यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ ब्लैंकेट। तो कॉन्सेप्शन में आया है कि अगर हम पूरे के पूरे सभी डिपार्टमेंट का मिलाकर एक ही रेट निकालकर वही रेट लगाएं तो हमारा ब्लैंकेट रेट कहलाएगा या सिंगल रेट, और मल्टीपल रेट में हम अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, रिया लिमिटेड है और ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं ए एंड बी। फर्स्ट ईयर के दौरान हमें बता रखा है कि हमारा रेट हमने लगाया 1.7 रुपीज़ पर
1.70 per direct labor hour used based on budgetary factory overhead of 3,40,000 and budgeted direct labor hours of 2 lakh। तो डिपार्टमेंट 1 और 2 इन दोनों का मिलाकर ओवरहेड लिया 340, इन दोनों के मिलाकर लिया 2 लाख रुपीज़ 2 लाख लेबर आवर्स, और जो रेट लगाया 1.70 रुपये। तो ये ब्लैंकेट रेट लगा दिया पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट। लेकिन हम चाहें तो इनका अलग अलग रेट भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो चाहिए हमें प्रोडक्ट ए और बी में डिपार्टमेंट 1 और 2 का, वो बिल्कुल ही रिवर्स है, 4-1 और 1-4। एट द एंड ऑफ द ईयर कोई वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन 3,000 यूनिट और 5,000 यूनिट दोनों की फिनिश्ड हमारे पास रखी हैं। हमें बजटेड एक्टिविटी अटेन कर ली ऐसा एज्यूम करना है। ए पार्ट में पूछा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कंपनीज इनकम ऑफ यूजिंग ए प्लांट वाइज ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट। ये पूछना चाह रहे हैं ब्लैंकेट रेट मतलब प्लांट वाइज ओवरहेड रेट लगाने से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा। दूसरा, एज्यूमिंग मटेरियल लेबर प्रोडक्ट ए की 10 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस है 40% ऑन प्रॉफिट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो क्या सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा डिपार्टमेंट वाइज लेने पर और प्लांट वाइज रेट लेने पर। तो हमें ब्लैंकेट रेट दिया हुआ है और वो ब्लैंकेट रेट है 1.70। हम लोग इस ब्लैंकेट रेट को ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.70 3,40,000 डिवाइड बाय 2 लाख। ए पार्ट में पूछा है कंपनी की इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा है प्लांट वाइज लेने से या डिपार्टमेंट वाइज लेने से। पहले हम एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट कंप्यूट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्लांट का तो ओवरहेड रेट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट 1 का 2,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख 2.40 रुपये। डिपार्टमेंट 2 का 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख ₹1। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 2.40 रुपये एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है और दूसरे का 1 रुपया। और अगर हम उन दोनों को 2.40 और एक की जगह 1.70 लगाने लगेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट ए पर और प्रोडक्ट बी पर क्या असर पड़ता है प्लांट वाइज लेने पर और डिपार्टमेंट वाइज रेट लेने पर। अगर हम प्लांट वाइज रेट लेते हैं तो प्रोडक्ट ए में टोटल 5 घंटे लगेंगे और बी में भी 5 आवर्स। तो 5 आवर्स इंटू 1.70, दोनों ही सिचुएशन में हमारी सेम कॉस्ट आएगी 8.50 रुपीज़। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट वाइज लेंगे तो प्रोडक्ट ए में डिपार्टमेंट 1 का 4 आवर है और डिपार्टमेंट 1 का जो रेट है वो 2.40 रुपये है। डिपार्टमेंट 2 का जो रेट है वो 1 रुपी है। तो ऐसा करने पर 9.60 रुपये और 1 मतलब 10.60 रुपये। जो 8.50 रुपये आ रहा था वो अब 10.60 रुपये आ रहा डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी में फर्स्ट डिपार्टमेंट में 1 आवर लगना है 2.40 रुपये और दूसरे डिपार्टमेंट का 4 रुपीज़, तो टोटल मिलाकर 6.40 रुपये। तो प्रोडक्ट बी का हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं प्लांट वाइज
और प्रोडक्ट ए का कम चार्ज कर रहे हैं प्लांट वाइज लेने पर। ऐसा करने से दोनों ही प्रोडक्ट में हमें कितना फ़र्क पड़ेगा प्रॉफिट पर, ये हमें बताना है। तो प्रोडक्ट ए को प्लांट वाइज लेने पर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कंपनीज इनकम ऑफ यूजिंग ए प्लांट वाइज इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमें यूज तो करना था डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन हम यूज कर रहे हैं प्लांट वाइज, तो इससे हमारे क्या फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पर। तो हमारे को आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एट द एंड ऑफ ईयर देयर वाज हाउएवर 3000 and 5000 यूनिट्स, 3000 और 5000 यूनिट्स हमारे पास हैं, तो उन यूनिट से भी क्या फर्क पड़ जाएगा हमें बताना है। तो प्रोडक्ट ए के केस में प्लांट वाइज यूज करने से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा बाय 10.6 की जगह 8.5 का लेंगे तो हमारा 2 रुपये 10 पैसे स्टॉक रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो 3000 यूनिट्स हैं। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा 6300 रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। बी के केस में अगर हम प्लांट वाइज लेंगे तो हमारा 2 रुपये 10 पैसे ज़्यादा प्राइस आएगा और इसका स्टॉक है 5000, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक हो जाएगा 5000 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज़ 10 पैसा, तो 5000 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो 10,500 की एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा जो इंक्रीज हो जाएगा इन वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा 10,500 प्लस माइनस 6300, तो ओवरऑल 5200 रुपीज़ हमारी इंक्रीज हो जाएगी फिनिश गुड्स की वैल्यू। तो ऐसा करने से हमारे फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ने से कंपनी का जो प्रॉफिट है, फिनिश गुड ज़्यादा करेंगे तो आपका कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो इंक्रीज इन फिनिश गुड्स वैल्यू इज रुपीज़ ओवरऑल 4200, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है एज्यूम करिए मटेरियल लेबर ओवरहेड मटेरियल लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज ₹10, तो मटेरियल प्लस लेबर इज ₹10 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 40% टू कवर प्रॉफिट ऐड करना है हमें। और क्या फ़र्क आएगा, तो अगर हम प्लांट के हिसाब से लेते हैं, प्रोडक्ट ए के बारे में बात हो रही है, प्लांट वाइज लेते हैं तो ₹8.50 लेंगे ओवरहेड, और हमारा आ जाएगा ₹18.50 प्लस 40% सेलिंग प्राइस कर देंगे, तो ₹18.50 में 40% ऐड करने से हो जाएगा 7.40 और टोटल प्राइस हो जाएगा 25.90। तो ₹25.90 का बैठेगा सेलिंग प्राइस अगर हम प्लांट वाइज रेट लेते हैं, और अगर यही प्लांट वाइज रेट लेने की बजाय अगर हम डिपार्टमेंट वाइज रेट लें तो मटेरियल प्लस लेबर तो 10 ही रहेगा, लेकिन लेबर ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड हमारा डिपार्टमेंट वाइज लेने पर ₹10.60 रहेगा इन प्लेस ऑफ 8.5, तो 20.60 प्लस 40% टू कवर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा ₹8.24, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 28.84। इट मीन्स कि अगर हम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस पूछा है सेलिंग प्राइस में क्या होगा,
यूज ऑफ डिपार्टमेंट अगेंस्ट प्लांट वाइज ओवरहेड। तो अगर हम प्लान की बजाय डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ₹2.94 से, क्योंकि इसमें पूछा प्लांट की जगह डिपार्टमेंट यूज करने पर क्या होगा। तो ये आपने सीखा कि इस क्वेश्चन में ब्लैंकेट रेट और मल्टीपल रेट का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी और रेट की। हमें ये तो पता चल गया कि टोटल ओवरहेड ये कितना लेना है, टोटल ओवरहेड की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और हमें ये भी पता चल गया कि हमें ब्लैंकेट रेट पूरे बिजनेस की, पूरे फैक्ट्री की एक लेनी है या डिपार्टमेंट के हिसाब से लेनी है। लेकिन अब ये सवाल है कि डिपार्टमेंट में आवर्स अगर लेने हैं तो कितने आवर्स लें, हम कितना घंटा काम करेंगे, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। उसी के ऊपर है कि अगर हम एक्टिविटी लेवल का हिसाब क्या लगाएं, उसके हिसाब से हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट आएगा हर एक सिचुएशन में। यहाँ लिखा है ओवरहेड रेट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी एक्टिविटी पर काम करेंगे, जो कि एज्यूम करना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि काम तो बाद में होगा, तो पहले से अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो कैपेसिटी का है कंसिडरेशन, उससे ओवरहेड रेट इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है। ओवरहेड रेट अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर अलग अलग आता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज डिजायरेबल फॉर सोसाइटी एंड मैनेजमेंट। सबका फायदा है, आपको भी सस्ता माल पड़ेगा, कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा, सोसाइटी की एक तरीके से सर्विस होगी इन केस आप कम से कम समय में बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्शन करते हैं। कुछ कैपेसिटी कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ओवरहेड रेट निकालने में यूज करे जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है थियोरिटिकल और मैक्सिमम या रेटेड प्लान कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है कि हम प्लान को इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जितना हमारा मैक्सिमम वो बना सकता है उतना ही हम सोचे कि बनाएंगे, 100% कैपेसिटी पर काम करेंगे। इट इज़ ओनली थियोरिटिकल कैपेसिटी, क्योंकि असलियत में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा काम करें। इट डज नॉट गिव अलाउंस फॉर वेटिंग, कि एक यूनिट बनाने के बाद दूसरी यूनिट बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, ये भी नहीं एज्यूम करा जाता है। लंच ब्रेक भी नहीं होगा और आप लगातार नॉन स्टॉप काम करते चले जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। डिले शटडाउन इन इट मे बी पॉसिबल कि आप चलो लंच का ध्यान रख लें, लेकिन लंच के अलावा भी तो बीच में ब्रेक होगा, उसका हर जॉब हर यूनिट पर काम करने के बाद में थोड़ा सा उसमें रेस्ट होगा, सेटिंग अप में टाइम लगेगा, इस सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है। प्लांट कैपेसिटी सिग्निफिकेंट है प्लांट के डिजाइनिंग में। फॉर कॉस्ट कंसिडरेशन दिस कैपेसिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ठीक नहीं है। आइडियल कैपेसिटी इज नेवर यूज टू डिटरमाइन ओवरहेड रेट फॉर इट्स डिसरिगार्ड टू इवन नेसेसरी इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि जो खाली समय है उसको हम कंसीडर करते ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 63 में हम देखते हैं। यहाँ लिखा है मशीनरी वाज परचेज्ड फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर who claimed that his machine could produce 36.5 tons in a year consisting of 365 days। ये कह रहे हैं कि अगर हम 365 दिन लगातार काम करते रहें, बिना रुके काम करते रहें, रोज कोई छुट्टी ना लें, तो ये हमारा 365 दिन में 36.5 टन आउटपुट करेगा। तो इसका मतलब रेटेड कैपेसिटी या थ्योरेटिकल कैपेसिटी कितनी हो गई, 36.5 टन्स। तो ये हमने आज सीखा कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी का कैसे यूज किया जा सकता है, कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। When this capacity is determined, allowance is given for unavoidable interruption like time loss for repair, inefficiencies, breakdown, delay in delivery of raw material supply,
लेबर शॉर्टेज, absence, संडे, हॉलीडे, वैकेशन, इन्वेंट्री टेकिंग एक्सेट्रा। ये तो छुट्टी होंगी होंगी ना, अनअवॉइडेबल है ये। Thus, practical capacity is the maximum theoretical capacity with minor unavoidable interruption. तो जो हमें लगता है कि इंटरप्शन होंगे, कायदे से होंगे, पहले से अंदाजा लगाकर वो हम ध्यान में रखते हैं, छुट्टियां वगैरह ये सब। क्वेश्चन नंबर 63 पर ही आए तो यहाँ लिखा है हॉलीडेज, ब्रेक डाउन एक्सेट्रा वर नॉर्मली अलाउड इन द फैक्ट्री फॉर 65 डेज। तो 65 डेज तो काम नहीं होगा। तो हमसे बी पार्ट में पूछा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, तो हम लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालते हैं। ये हमारा ए था, बी में प्रैक्टिकल कैपेसिटी तो 36.5 टन 365 डेज में निकलेगा। और अगर हम छुट्टी के डेज हटा दें, 365 में से 65 छुट्टी के दिन हटा दें तो 300 डेज वर्क होगा, जिस पर प्रोपोर्शनली हमारा 30 टन्स आएगा। तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है, 30 टन्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि नॉर्मली कितना काम होता है। तो आइडियल कैपेसिटी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड only is reduced from practical capacity to get the normal capacity। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी छुट्टियां वगैरह काटने के बाद, उसके बाद हम सेल्स का ट्रेंड भी देख लें कि सपोज हमारी सेल 10% रिड्यूस होनी है तो काम ही नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कम कर देंगे, या ज़्यादा होनी है तो बढ़ा देंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट प्रेजेंट्स कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स। Normal capacity is determined for a business as a whole, then it is broke down by plant and department। प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल कैपेसिटी पहले पूरे बिजनेस की आएगी, फिर हम प्लांट और डिपार्टमेंट वाइज उसका ब्रेकअप करेंगे, जो थोड़ा अंदाजा कई बार सही बैठ नहीं पाता है। नॉर्मल कैपेसिटी पूछा है, लिखा है सेल्स वर एक्सपेक्टेड टू बी 25 टन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारा सी पार्ट में नॉर्मल कैपेसिटी क्या हो गया, 25 टन्स। हमें उम्मीद है कि 25 टन हम आराम से बना लेंगे, तो 25 टन्स हमारा नॉर्मल कैपेसिटी हो गया। आगे लिखा है कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी, कैपेसिटी में बी बेस्ड ऑन सेल्स फॉर द ईयर, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड कैपेसिटी बेस्ड ऑन द सेल एक्सपेक्टेंसी शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। While normal capacity consider the long-term trend analysis of sale, which is based on sale of cycle of years, the capacity based on sale expectancy is based on sale for the year only। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि सेल कितनी उम्मीद है नेक्स्ट ईयर में, एक्सपेक्टेड टू बी 25 टन्स। अब ये सब हमें नॉर्मल ही माना जाएगा, क्योंकि अलग से नॉर्मल के बारे में कि सेल भी ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड है या केवल नेक्स्ट ईयर का, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो जो नॉर्मल है वही हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, जो नॉर्मल है उसका तो हम पहले से अंदाजा लगा ही नहीं सकते। इसके बाद है आइडियल कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड आफ्टर गिविंग अलाउंस टू अनअवॉइडेबल इंटरप्शन लाइक टाइम लॉस फॉर रिपेयर, इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। इवन दिस प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज नॉट नॉर्मली फुली अचीव्ड। कभी कभी ये भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं। सम लॉसेज ड्यू टू आइडियलनेस ऑफ वर्कर्स, प्लांट फैसिलिटी टू अकर इवन मोस्ट केयरफुली एडमिनिस्टर्ड कंपनीज। तो ये दिक्कत आती है। तो लॉसेज जो है हम अंदाजा पहले से लगा ही नहीं सकते। कुछ ऐसे भी होते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी अनअवॉइडेबल इंटरप्शन को कंसीडर करता है। तो अनअवॉइडेबल जो हमें पता है पहले से नॉर्मल लॉसेस हैं, लेकिन कुछ और अवॉइडेबल होंगे, एबनॉर्मल रीज़न होंगे, वो हमें नहीं पता होंगे। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो आइडियल कैपेसिटी क्या रहता है, ये एक्सेस कैपेसिटी है जो खाली पड़ी है, टेम्परेरी है, इरेगुलर इंटरप्शन की वजह से है। और एक्सेस कैपेसिटी जो होती है वो
excess capacity result either from managerial decision to retain larger production capacity or from unbalanced equipment or machinery within department. तो excess capacity refers to that portion of practical capacity which is available but no attempt is made for utilization for another. तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले से सोचा, सपोज कि हम 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं बड़े आराम से या बनाते हुए आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। अब 10,000 में से अगर 8,000 बनाई आपने, इसका मतलब एक्चुअल कैपेसिटी कम है, तो वो क्या है, अनयूज्ड कैपेसिटी है। तो अब हम जो भी मेथड अपनाएंगे, जो भी बेस लेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम 63 कर रहे थे, इसमें बोला एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, और एक्चुअल में हम लोगों ने जो प्रोडक्शन करा है वो है 25.2 टन्स, तो यही हमारा एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम इसके ऊपर करते हैं सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो पाए कि इसका क्या यूज़ है या आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट कैसे कंप्यूट की जाती है। सुल्तान लिमिटेड है, ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और 1 घंटे में 6 पीस बना देते हैं। 1 hour = 6 पीसेस। यूनिट सिंगल शिफ्ट में काम करती है, 8 घंटा 6 दिन एक हफ्ते में, और ये 18 दिन साल में बंद रहती है हॉलीडे की वजह से। एवरेज आइडल टाइम 1 महीने में 20 घंटा क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए है, और एनुअल एवरेज आउटपुट 11,400 पीस 10 साल में है, और एक्चुअल आउटपुट हुआ 10,800 पीसेस। फिक्स्ड ओवरहेड है 5,40,000। You are required to calculate the ideal capacity cost on the assumption that overhead recovery rate are based on maximum capacity, practical capacity, normal capacity and actual capacity utilization respectively. तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे वही सब पूछा है कि भाई बताएं हम अलग अलग कैपेसिटी क्या आएगी। तो हमारे पास पता है कि ओवरहेड है 5,40,000, तो हमें अलग अलग मेथड से निकालना है। सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। तो हम किसी भी दिन छुट्टी ना करें, तो 365 दिन काम करें, और रोजाना कितना घंटा काम करें, 8 घंटा। तो हमारे पास 2,920 आवर्स मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी। या तो ये आवर्स में लें, या हमें पता है कि इसमें 1 घंटे में 6 पीस हम बना सकते हैं। तो अगर हम आउटपुट के हिसाब से लें तो ये 2,920 इंटू 6 पीस, ये 17,520 यूनिट्स हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी। या तो उसे हम आवर्स में लें या फिर हम उसे यूनिट्स में लें। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो साल में हम लोग 6 दिन काम करते हैं। एक साल में 365 दिन में कुछ संडे भी होंगे जब हम काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास प्रैक्टिकल कैपेसिटी के लिए 365 डेज में से एक तो हम संडे हटा दें, 52 हॉलीडेज हटा दें, तो हॉलीडे है 18। ये एज्यूम करते हैं कि ये अदर देन संडे है, संडे के अलावा जो छुट्टियां पड़ती हैं। तो जो डेज हो जाएंगे 365 माइनस 52 माइनस 18, तो 295 डेज हो जाएंगे। इन 295 डेज में रोजाना 8 घंटा काम होगा, 2,360 आवर्स हमारा काम होगा। लेकिन इसमें भी हमें बता रखा है कि एवरेज आइडियल टाइम है पर मंथ का 20 आवर्स। तो आइडियल टाइम है 20 आवर्स एक महीने का, तो 240 घंटा ये हो गया और कम। तो 2,000
120 आवर्स, ये हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसको 6 यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 पीस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 12,720 यूनिट्स हमारे लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी के लिए हमें बता रखा है कि पिछले 10 साल में हम 11,400 पीस बनाते हैं। तो 11,400 पीस हमारे लिए क्या हो गया, नॉर्मल कैपेसिटी। और अगर इसे आवर्स में देखें तो 11,400 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1900 आवर्स हमारी नॉर्मल कैपेसिटी आ जाएगी। और एक्चुअल कैपेसिटी, हमने जो एक्चुअल आउटपुट किया है, एक्चुअल कैपेसिटी, तो क्वेश्चन में बता रखा है एक्चुअल आउटपुट हुआ है 10,800 पीसेस। तो 10,800 पीस, और अगर हम इसे भी डिवाइड कर दें 6 से तो 1800 आवर्स हमारा एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट। इसकी वजह से हमारा क्या कॉस्ट आएगी, ऑन द अजम्पशन देन ओवरहेड रिकवरी रेट्स आर बेस्ड ऑन दिस। तो हम ओवरहेड को बेस कर रहे हैं इन मेथड से। तो अगर हम मेथड अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी से लें तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा, 5,40,000 डिवाइड बाय 2920 आवर्स। तो 1 घंटे का हमारा एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। तो ये हो गया 54,000 डिवाइड बाय 2920 आवर्स, 5,40,000 डिवाइड बाय 2920 आवर्स, तो 184.93 पर आवर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन रेट होगा 5,40,000 डिवाइड बाय 17,520 यूनिट्स। तो 5,40,000 डिवाइड बाय 17,520 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 30.82 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम यूनिट के बेस पर भी ले सकते हैं और आउटपुट के बेस पर भी ले सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात करें तो 5,40,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 2,120 आवर्स, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हमारी आती है 254.72 पर आवर। ये हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी से रेट आएगा। नॉर्मल रेट 5,40,000 डिवाइड बाय 1,900, तो ये आ जाएगा 284.21। हम या तो आवर्स बेसिस पर लेंगे या यूनिट बेसिस पर, कॉस्ट फाइनली एक ही आएगी, आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम पर यूनिट लेंगे, कैसे पर आवर लेंगे,
लेकिन मैं पर आवर लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 5,40,000 डिवाइड बाय 1800, तो ये आ जाएगा 300 रुपीज़। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमारी आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट क्या आएगी। आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट, तो अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी लेकर चले होंगे तो हमने टोटल लिया होगा 2920 आवर्स, लेकिन एक्चुअल आवर्स हैं हमारे, एक्चुअल आवर्स है 1800। एक्चुअल आवर्स है 1800, तो आइडियल कैपेसिटी 1120 आवर्स हो जाएगी और 1 घंटे का रेट हमारा इस सिचुएशन में है 184.93। इसका मतलब अगर हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से अपने कस्टमर से पैसा लेना शुरू किया तो हमने सोचा होगा कि हम अपने कस्टमर से पैसा लेंगे कितने घंटे का, 2920 आवर्स का, लेकिन एक्चुअल में काम तो केवल 1800 आवर्स होगा, तो आप अपने कस्टमर से 1800 आवर्स का ही पैसा ले पाएंगे। तो जो नहीं ले पाएंगे वो ये है, और जो पैसा नहीं ले पाएंगे वो आपका लॉस हो जाएगा, और वो अमाउंट आएगी 2,07,126 रुपीज़। तो आप 2,07,126 रुपये कम अपने कस्टमर से वसूल कर पाएंगे। आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपकी कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर आप प्रैक्टिकल कैपेसिटी पर अपने कस्टमर से पैसा लेंगे तो आपने टोटल सोचा 2120 आवर्स से पैसा लेंगे, लेकिन आपने पैसा लिया होगा 1800 आवर्स से। तो जो आपका आइडियल टाइम है, जो खाली समय है, वो है 320 आवर्स, और इतने घंटे पर आप लोगों का जो नुकसान होगा वो होगा 254.72 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। तो ये हमारा 254.72 इंटू 320, तो ये हमारा 81,504 रुपीज़ का अगर हम इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो 320 इंटू 254.72 ये आ जाएगा 81,510 रुपीज़। और अगर हम सॉल्यूशन में देखेंगे, जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस होगा कि अगर हम पहले ये सोचें कि कितना एक्सपेंस चार्ज करेंगे और जो अमाउंट चार्ज होने से रह जाएगा वो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, और उसकी अमाउंट कितनी होगी अगर हम उस मेथड से निकालें और ऐसा निकालें तो मामूली सा फ़र्क आएगा थोड़ा सा। ये हम सीधा आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, वहाँ रेजिडुअल वैल्यू है। पहले हम देख रहे हैं कितना चार्ज करें, एब्जॉर्ब करें, और जो अनएब्जॉर्ब है वो है हमारा आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट। तो बेसिकली आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट है कि अलग अलग मेथड में कितना ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब होगा। तो ओवर एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है, अंडर एब्जॉर्ब ही होगा ज़्यादातर हर सिचुएशन में। अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी से हम अपने कस्टमर से पैसा लेते तो नॉर्मल कैपेसिटी से हम 1900 आवर्स का पैसा लेते और एक्चुअल यूज़ होता 1800, तो हम 100 घंटे का पैसा वसूल नहीं कर पाते, अंडर एब्जॉर्ब हो जाता, और जो रेट आया हमारा वो आया 284.21। तो ऐसा करने से 28,421 रुपीज़ हमारा आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट रहती है, जो बहुत ही नॉमिनल है। और एक्चुअल लास्ट है एक्चुअल अगर हम बेसिस लेते, एक्चुअल बेसिस कैसे लेते,
वो हमें नहीं पता, तो हम 100% ओवरहेड एब्जॉर्व कर लेते और हम कुछ भी रहने से, पैसा वसूल करने से नहीं रह जाता। तो एक्चुअल कैपेसिटी तो बाद में ही पता चलेगी, हमें कस्टमर से तो पहले ही पैसा लेना है। वैसे सबसे ज़्यादा जो चलता है वो नॉर्मल कैपेसिटी चलता है या प्रैक्टिकल कैपेसिटी चलता है। तो ये हमारा था ओवरहेड का चैप्टर, जो बहुत बड़ा था। 64 क्वेश्चंस हमने इसमें करे, हमने इसमें काफ़ी समय दिया। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि कैसे हम अपने ओवरहेड को अपने कस्टमर से रिकवर करें, अलग अलग जॉब से कैसे रिकवर करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने मेहनत से ये चैप्टर पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप इसके बाद इसका पूरा रिवीजन देखेंगे थोड़े से समय में, और बाद में भी कभी भी आपको अगर रिवीजन देखना हो तो ये सब जो रिवीजन वाला कंटेंट है ये मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, तो उस पर आप कभी भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए तो आपके पास एक या दो बार ही मौका होगा, उसके बाद आपको व्यूज़ लिमिटेड ही मिलते हैं। तो यूट्यूब पर आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको देख सकते हैं।